हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मी अभिषेक साहू। कैसे हैं आप सभी? आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक बढ़िया सा चैप्टर नंबर 15, वेव्स इन जस्ट वन शॉट। ट्रस्ट मी गाइस, आपको ना आज की इस वीडियो के बाद मजा आ जाएगा। आप अगर इस चैप्टर को लेकर के डर रहे हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, या मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर होगा। टेंशन मत लेना, जब आप इस वीडियो को फिनिश करेंगे तो आपके मन में कॉन्फिडेंस होगा कि बढ़िया से ये चैप्टर खत्म हो गया। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा ही नहीं। हाँ जी, अगर आप इस वीडियो के अंदर आ गए हैं तो आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको यहां से सिखाकर ही भेजूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। बस आज की इस वीडियो में आधा एक घंटा मैं आपसे मांगता हूं और उसके बाद आप कहेंगे कि सर मुझे इस चैप्टर में मजा आ गया। और अगर बहुत ज्यादा मजा चाहिए तो इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड जरूर से कर लें। पीडीएफ नोट्स अपने हाथों से बहुत प्यार से बनाए हैं आपके लिए, टेस्ट करके जरूर से बताएंगे आप, है ना? तो क्या करना है आपको इसके लिए, जो आपका और हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लेकिन लिंक कई बार टेलीग्राम की एक्सपायर हो जाती है, तो आपको टेलीग्राम पर जाकर के नाम से सर्च करना है अभिषेक साहू सर फिजिक्स, और यहां पर 60K प्लस स्टूडेंट्स होंगे। इस चैनल को आप ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करें, यहीं पर हम सभी पीडीएफ नोट्स वगैरह ये सब अपलोड करेंगे, पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो घबराएंगे आप जरा भी नहीं, थोड़ा सा विश्वास रखेंगे और आपको इस चैप्टर में मजा आएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि वेव्स क्या होता है। देखो, सिंपल सी बात है कि वेव्स, जब मैं पानी में एक पत्थर फेंकता हूं, जब मैं पानी में एक पत्थर फेंकता हूं, इस तरह से मैंने एक पत्थर को ड्रॉप करा, तो एक्चुअल में मैंने पानी के अंदर डिस्टर्बेंस की। क्या की? पानी के अंदर डिस्टर्बेंस की। और मैं क्या देखता हूं कि जब मैंने पानी के अंदर डिस्टर्बेंस किया तो भाई यहां पर भी पानी हिल रहा है, यहां भी पानी हिल रहा है, यहां भी पानी हिल रहा है। और तो और मैंने देखा कि अगर इस पानी के ऊपर कोई थर्माकोल का पीस पड़ा हो या खाली कोई बिस्लरी, किनले वगैरह इस तरह से हल्की बोतल पड़ी हो, तो वो भी हम क्या देखते हैं कि यहां भी पानी भी हिल रहा है और यहां पे जो है बोतल पड़ी है वो भी हिल रही है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जब मैंने कोई डिस्टर्बेंस किया तो वो डिस्टर्बेंस तो मैंने यहां किया, लेकिन बोतल मुझे हिलती हुई यहां भी दिख रही है। इसका मतलब यह हो गया कि यह डिस्टर्बेंस यहां भी पहुंच गया। दैट मींस यहां की एनर्जी यहां भी पहुंच गई, यहां की एनर्जी यहां भी पहुंच गई। तो एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है? एक्चुअल में यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और उन एनर्जी का जो ट्रांसफर कौन कर रहा है? जो यहां पर वेव्स बन रही हैं। समझे? अदरवाइज पत्थर तो हमने यहां ड्रॉप करा था, तो ये बोतल क्यों हिल रही है? क्योंकि इस बोतल के पास एनर्जी पहुंची। एनर्जी कौन लेके आया? वो वेव्स लेके आई जो इस पानी के अंदर बन रही हैं। तो एक्चुअल में वेव्स क्या है? वेव्स आर एनर्जी कैरियर। वेव्स क्या है? वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। और वेव्स किस तरीके से एनर्जी कैरी करती हैं कि भाई ये मीडियम को ट्रांसफर नहीं करती, सिर्फ एनर्जी को। वेव्स की खास प्रॉपर्टी है कि वेव्स डू नॉट ट्रांसफर मीडियम, दे ट्रांसफर एनर्जी। समझो, अदरवाइज क्या होता कि अदरवाइज अगर मैंने यहां पे एक पत्थर डाला तो जहां से पत्थर गुजर रहा है वो जगह तो फिर हमेशा के लिए खाली हो जाएगी ना। क्योंकि अगर 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 पत्थर मीडियम भी ट्रांसफर करता तो ये जगह तो बीच वाली खाली हो जाती। लेकिन हमने क्या बोला कि दे ट्रांसफर, मतलब वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम। ये मीडियम ट्रांसफर नहीं करती। बताइए जरा, समझ में आई? तो बोलो जरा, वेव्स क्या है? वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि वेव्स कितने टाइप की होती हैं। तो सर वेव्स 3 टाइप की होती हैं। मैं टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, लेकिन चीजों को समझें। वेव्स 3 टाइप की होती हैं: मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। अब जितनी भी वेव बनती है वो सब इनका ही क्लासिफिकेशन है। सुनिए, देखो क्या होता है कि जब हम किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस करें, जब हम किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस करें तो डिस्टर्बेंस से जो वेव्स बनती हैं उन वेव्स को हम बोलते हैं, मतलब मीडियम में डिस्टर्बेंस से जो वेव बनती हैं उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव्स वो वेव होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए, जिनको प्रोपेगेट होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो मैकेनिकल वेव आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं,
हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो साउंड आगे तक बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं स्पेस में जाकर चिल्लाऊं, वैक्यूम में जाकर के चिल्लाऊं, अबे भैया सुनना, तो अगर सामने से कोई जो है रॉकेट में जो है या कहें कि किसी स्पेस क्राफ्ट में बैठ के कोई साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, तो अगर आपने खूब आवाज लगाई तब भी उनको सुनाई नहीं देगा, है ना। बात क्यों? क्योंकि साउंड आगे तक नहीं बढ़ पाता इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में या कहूं कि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, वहां पे साउंड आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्लियर है? पानी में जो वेव बन रही है, पानी नहीं होगा तो वेव कैसे बढ़ेंगे आगे? तो मैकेनिकल वेव्स जो है उनको किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपेगेट होने के लिए, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये बिना किसी मीडियम के भी आगे बढ़ जाती है। ये प्रोड्यूस कैसे होती है? ये प्रोड्यूस होती हैं ऑसिलेटिंग चार्ज से। किससे? अगर कोई चार्ज जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज अगर ऑसिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है? ऑसिलेट, तो ऑसिलेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होती है। आप इन वेव्स को क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आपने देखा है कि भाई यहां पर सन है, सन कहां है? सन स्पेस में है, ठीक है, और ये है अर्थ, ये क्या है? ये अर्थ है भाई, यहां पर है इसके चारों ओर अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये लो, ठीक। अब हम क्या देखते हैं कि अर्थ पर लाइट आ रही है, सन से सनलाइट जो है वो अर्थ पे आ रही है, तो यहां पर तो एटमॉस्फेयर है, लेकिन इसके बीच में क्या है? इसके बीच में तो खाली स्पेस है ना, सिर्फ वैक्यूम है ना, तो इसका मतलब है कि वैक्यूम से चल के लाइट आ रही है। दैट मींस वैक्यूम में, फ्री स्पेस में भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। और लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर हम बात करें टाइप्स की, तो भाई मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की? दो टाइप की, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। जबकि हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो ये 7 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप की? 7 टाइप्स की। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके आपको नाम याद रखने हैं। हाँ, कौन कौन सी? गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। याद कैसे रखोगे? याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है शॉर्ट ट्रिक? क्या है कि भाई गाड़ी XUV इन माय रेंज, गाड़ी XUV इन माय रेंज, है ना। तो यहां से गाड़ी से गामा, एक्सरे, UV मतलब अल्ट्रावायलेट, U का मतलब अल्ट्रावायलेट, V का मतलब विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो इस तरह से याद रखते हैं। तीसरी वेव होती है मैटर वेव। तीसरी वेव कौन सी है? मैटर वेव। अब मैटर वेव देखो क्या है। मैटर वेव ऐसी वेव, देखो ये आप ऐसे मान के चले कि मैटर वेव आपने डेली लाइफ में ना ही देखी और सबसे कम आप इसके बारे में सुनते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में मैटर वेव को नोटिस नहीं कर पाते, है ना। मैटर वेव का कॉन्सेप्ट किसने दिया और मैटर वेव क्या होती है इसको भी जान लो। देखो डी ब्रॉगली जो एक साइंटिस्ट थे, जिनको आप डिब्रॉय हाइपोथेसिस के नाम सुना होगा, तो डी ब्रॉगली जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें यह बताया कि कोई भी मूविंग मास है, जैसे मार्कर को मैंने उछाल दिया ऐसे, तो कोई भी मूविंग मास है, उस मूविंग मास के साथ एक वेव हमेशा एसोसिएट होती है ना। कोई भी मूविंग मास है, उस मूविंग मास के साथ हमेशा एक वेव एसोसिएट होती है। जैसे मान के चलो कि अगर मैं दौड़ता हुआ जा रहा हूं, अगर मैंने पत्थर फेंक दिया, तो उस पत्थर के पास पार्टिकल नेचर तो है, साथ साथ में उसके साथ एक वेव भी कनेक्टेड है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जिसको हम फील नहीं कर पाते हैं। तो सर हम ऐसा कैसे मान लें? एक साइंटिस्ट हुए, दो साइंटिस्ट हुए, डेविसन और जर्मर, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से इस चीज को प्रूव भी किया। तो डेली लाइफ में ये वेव क्यों नहीं दिखाई देती है? डेली लाइफ में इसलिए ये वेव दिखाई नहीं देती है क्योंकि जो डेली लाइफ में जो मास है, वो मास की वैल्यू काफी बड़ी और नोटिसेबल होती है। जबकि ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से इसकी जो वेवलेंथ निकल के आई, वो थी लैम्डा इज इक्वल टू h/mb। तो डेली लाइफ में जो मास है ये काफी बड़ा है, जिसके कारण से जो वेवलेंथ है इस मैटर वेव की वो बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए हम इस वेव को नोटिस नहीं कर पाते। आप इसको फिजिक्स में 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जबकि आज इस 11th क्लास की वीडियो के लिए हमें मैकेनिकल वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव को मतलब मैकेनिकल वेव को डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ले लिया? चलिए सर,
अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे भाई मैकेनिकल वेव्स की। यही हमारा आज का डिटेल डिस्कशन होने वाला है। अब मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या है और ट्रांसवर्स वेव क्या है? देखो, मान के चलो कि वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। प्रोपेगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना, विस्तार होना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। अब मान के चलो कि ये ट्रांसवर्स वेव भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो देखो अब होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में वेव मैकेनिकल वेव है तो मीडियम है ही। अब सुनो, अब मान के चलो इस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, तो जो मीडियम है ना, उस मीडियम के पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहे होंगे। मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो जब मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट मींस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, जब मीडियम वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और पार्टिकल भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, मीडियम के पार्टिकल भी अपनी ही जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये इसमें क्या है? इसमें पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग along the length, particles are vibrating along the length, particles are vibrating along the length। तो भाई इस तरह की वेव को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि अगर इस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है तो पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे होंगे वो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने पानी में देखा, तो पानी के जो पार्टिकल हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहे हैं, जबकि वेव आगे बढ़ रही है इस डायरेक्शन में। समझ गए बात को? जैसे कि आपने यहां पे देखा ना कि वेव आगे बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, जबकि वाटर पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जबकि लॉन्जिट्यूडनल वेव में पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव वाइब्रेट करते हैं। क्लियर है? अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब हम बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव की, तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे वाइब्रेशन होता है। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव में आपको यह भी समझना है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये वेव आगे कैसे बढ़ती है। ये वेव जैसे मैंने बोला, तो अगर मैंने बोला और आप सामने बैठे हैं तो ये साउंड आगे तक कैसे गया। तो जब याद रखें, जब साउंड आगे बढ़ता है, साउंड इज एन एग्जाम्पल और टाइप ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। ये जो वेव बन रही है इसका एग्जाम्पल कौन है? साउंड। क्लियर है? तो अगर मैं साउंड की बात कर रहा हूं दैट मींस मैं लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात कर रहा हूं। तो मान के चलिए कि मैंने अगर बोला कि हेलो आप कौन बोल रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा होगा कि वेव इस डायरेक्शन में आगे जा रही है, तो लॉन्जिट्यूडनल है तो इसके पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक, अब ये जो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का, ये कैसे होता है? तो जब लॉन्जिट्यूडनल वेव आगे बढ़ती है तो जो पार्टिकल होते हैं उस मीडियम के, ये ऐसे कंप्रेस होते हैं और फैलते हैं, कंप्रेस होते हैं और फैलते हैं। तो हम इसको बोलते हैं कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। समझ गए? जैसे मान के चलो अगर मैंने कहीं पर गाना गाया, जैसे मैंने गाना गाया झलक दिखला जा, तो अब साउंड कैसे आगे बढ़ा होगा? मैंने कहा झलक दिख ला जा, झलक दिख, समझे? तो यहां पर हो क्या रहा होगा? यहां पर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, किसके? मीडियम के, जिस मीडियम में जा रहा है साउंड। ठीक, अब मैंने कहा एक बार आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, तो हो क्या रहा है कि यहां पर ऐसे एक बार आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, समझे? तो यहां पर आपको समझना है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव कैसे आगे बढ़ती है? लॉन्जिट्यूडनल वेव आगे बढ़ती है विद कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो जब मीडियम, जब एयर ऐसे पास में आती है तो हम इसको बोलते हैं कंप्रेशन, और इसको क्या बोलते हैं? जब फैल जाती है तो हम इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। पास में आई तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हमने बोला कंप्रेशन, और यहां पर ये फैल गई तो हमने इसको बोला, इस जगह को बोला, इस पॉइंट को बोला रेयरफैक्शन। क्या बोला? रेयरफैक्शन। तो आप यहां पे पढ़ेंगे कि जब ये वेव आगे बढ़ती है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है।
और जब ऐसा होता है तो जो डेंसिटी होती है, जिस मीडियम में वेव आगे बढ़ रही है, वो डेंसिटी भी चेंज होती है, डेंसिटी चेंज होती है। दीज वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो साउंड का क्या है सर कि साउंड तो गैस मतलब एयर में भी आगे बढ़ रहा है, सॉलिड मतलब जैसे हमने क्लैपिंग करी या क्लैपिंग करेंगे तो आप ये देखें कि साउंड तो उसी के थ्रू आगे जा रहा है एयर के थ्रू। हाँ, जैसे इसमें हमने जो है आवाज करी, या हमने गेट बजाए, या हमने जो है कहीं पे कोई थाली ले ली उसको बजाया, तो बेसिकली साउंड जो है ये सॉलिड से, लिक्विड से और गैसेस तीनों मीडियम से आगे बढ़ सकता है। पानी में अगर आप छपाक करेंगे तो पानी की आवाज आई कि नहीं आई, है ना, तो वो भी क्या है कि, या फिर आप ऐसा मान के चलें कि पानी में से आपने आवाज लगाई या कुछ भी, तो पानी के थ्रू भी साउंड जो है आगे बढ़ जाता है। तो साउंड कैन ट्रेवल, जब मैं साउंड कह रहा हूं तो लॉन्जिट्यूडनल वेव कह रहा हूं, क्लियर है। तो दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, है ना, अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं ऐसे परपेंडिकुलरली, वेव ऐसे आगे बढ़ रही है तो क्लियर है। अब इसकी भी क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी ये प्रॉपर्टीज है कि जैसे उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन था, इसमें क्रेस्ट और ट्रफ है। क्या है, क्रेस्ट और ट्रफ। जैसे मान के चलो कि इस पानी में ही हम मान लेते हैं, तो इस पानी में आप ये देख रहे हैं कि जब ये वेव आगे बढ़ रही है तो कुछ पानी के पार्टिकल्स ऊपर आ गए, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई ना, जैसे ये वेव आगे बढ़ रही है ये वेव, तो आप जानते हैं कि ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो ऐसे ही आप यहां पे समझें कि ये जो पानी जो सबसे ऊपर आ गया ना उसको हमने बोला क्रेस्ट, और नीचे वाले पॉइंट को हमने बोला ट्रफ। पानी की जो दूसरी वेव देख रहे हो ये यहां पे, ये क्रेस्ट हो गया, ट्रफ, फिर ये क्रेस्ट, देन ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, देन ये ट्रफ। समझ गए। तो उसमें बन रहे थे कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, इसमें बन रहे हैं क्रेस्ट और ट्रफ। देन क्या है, अब ये जो वेव्स हैं ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, सिर्फ सॉलिड और लिक्विड सरफेस से ही ट्रांसफर हो सकती हैं। देखो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि मैंने यहां डिस्टरबेंस किया, मैंने ऐसे डिस्टरबेंस किया और ऐसे डिस्टरबेंस किया ना, तो उसके चारों ओर या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ जाए तो मैं उसको बोलता हूं ट्रांसवर्स वेव। जबकि आप जरा सोचो कि अगर मैंने यहां पे हवा में ऐसे हाथ दिया तो एयर क्या होगी, एयर जो इसी डायरेक्शन में आगे धक्का लगा होगा उसमें, तो इसी डायरेक्शन में एनर्जी आगे बढ़ी होगी, ना कि इसके चारों ओर। समझे, है ना। तो आप ये समझें कि जो ट्रांसवर्स वेव है ना, वो गैसेस से प्रोपेगेट नहीं करती, वो गैसेस में आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन सॉलिड में आगे बढ़ सकती है, और लिक्विड सरफेस में आगे, लिक्विड के अंदर वेव तो नहीं बन रही है, लिक्विड सरफेस पे, है ना। तो ट्रांसवर्स वेव लिक्विड सरफेस और सॉलिड्स में आगे बढ़ सकती हैं, गैसेस में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भाई दीज वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द मीडियम विच हैव रिजिडिटी। तो ये वेव सिर्फ उन मीडियम से ट्रांसफर हो सकते हैं जिनके पास रिजिडिटी, तो जैसे सॉलिड एक रिजिड मटेरियल, रिजिड सॉलिड नहीं बोलेंगे हम, ऐसा बोलेंगे कि वो मटेरियल जो रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब जिन पे फोर्स लगाएं तो सभी पार्टिकल में जैसा डिस्प्लेसमेंट हो, उनको हम बोलते हैं रिजिड। तो ऐसा मीडियम जिसके पास कुछ ना कुछ रिजिडिटी हो, सिर्फ उनमें से ये ट्रांसफर हो सकते हैं। तो गैसेस में तो रिजिडिटी है ही नहीं, तो उनमें से ट्रांसफर नहीं हो सकते। जो है लिक्विड में भी रिजिडिटी नहीं होती, लेकिन आप ये समझे कि ये लिक्विड सरफेस से ही पास हो सकती है, लिक्विड के अंदर से नहीं। लेकिन सॉलिड तो रिजिड होते हैं ना, तो सॉलिड में से पास हो सकती है। ड्यू टू देयर प्रोपेगेशन डेंसिटी ऑफ मीडियम डज नॉट चेंज। अगर ये वेव आगे बढ़ती हैं तो मीडियम की डेंसिटी चेंज नहीं करती, मतलब कंप्रेशन रेयरफेक्शन ऐसा नहीं होता। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो अभी हमें पढ़ना है साउंड वेव। तो साउंड वेव के बारे में हमने आपको काफी कुछ बताया अभी। तो साउंड वेव अगर मुझे डिफाइन करना है तो क्या है, तो साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव का टाइप है, लेकिन ऐसी वेव है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव में तो बहुत सारी वेव्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर एक स्प्रिंग ले लूं मैं, स्प्रिंग, ठीक है, और ये इस तरह से स्प्रिंग हो गई। अब मैंने क्या किया कि स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया, तो यहां इसके बीच में एयर है, तो ये एयर भी ऐसे दबेगी, कंप्रेस होगी, मतलब कंप्रेस होगी, ऐसे फैलेगी, कंप्रेस होगी, फैलेगी। तो यहां भी जो वेव बनेगी, ये वेव भी क्या बनेगी, ये वेव भी लॉन्जिट्यूडनल वेव बनेगी। हाँ,
अगर इस वेव से हमारे कान के पर्दे को कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो हम इसको साउंड वेव नहीं बोलेंगे, सिंपल लॉन्जिट्यूडनल वेव बोल के छोड़ देंगे। लेकिन साउंड वेव क्या है? साउंड वेव ऐसी लॉन्जिट्यूडनल वेव है जो हमारे कान के पर्दे को, जो हमारे कान के डायफ्राम को वाइब्रेट कर सके और हमें सुनने का सेंसेशन हो, उसको हम बोलते हैं साउंड वेव। क्लियर है ना? अभी हमने कहा कि जो साउंड वेव है उससे हमारा जो ईयर डायफ्राम वाइब्रेट होता है। क्लियर है? तो वैसे तो साउंड वेव की कैटेगरी में सिर्फ ऑडिबल आना चाहिए था, लेकिन हमने साउंड वेव की कैटेगरी में 3 वेव्स को रखा, ऑडिबल वेव, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव्स वो होती हैं, इंफ्रासोनिक वेव वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 to 20 हर्ट्ज हो। 0 to 20 हर्ट्ज मतलब ऐसी वेव सिर्फ 0 हर्ट्ज से लेकर के ऐसी वेव सिर्फ 1 सेकंड में 20 साइकिल ही पूरी कर सकती हैं। ये हमारे कान के पर्दे पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो इस वेव को सेंस कर सकते हैं। ठीक है? तो इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती हैं ये हमें फील नहीं होती हैं। ये कब जनरेट होती हैं? जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, तो अर्थक्वेक में अगर आपने कहा 20,000 हर्ट्ज, तो 1 सेकंड में अगर धरती ऐसे 20,000 बार कंपन कर जाती ना, तो ये मान के चलो जो सृष्टि का मतलब धरती का तो कम से कम पूरा डिस्ट्रक्शन हो ही जाता, सर्वनाश हो जाता। लेकिन आप समझो कि बहुत कम जो है वाइब्रेट करती है, उतने में भूकंप आ जाता है ना? तो जब वॉल्केनो इरप्शन वगैरह होता है तो उस समय जो वेव निकलती है वो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं। क्लियर है? ये इसको हम सेंस नहीं कर पाते, लेकिन आपको पता है कि जानवर वगैरह सेंस कर लेते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं, जैसे कि बैट, चमगादड़ वगैरह जो यूज कर रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। इसके बाद ऑडिबल वेव, ये हमारे लिए हम इस फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं, बाकी इंसेक्ट वगैरह बहुत सारे जो होते हैं वो इस फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं। और इंफ्रासोनिक वगैरह ये अर्थक्वेक वगैरह के समय पे जो वेव्स बनती हैं उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। क्लियर है? चलिए आप इसका इन दोनों स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तीनों का। अगर मैंने जो है साइड ना दी हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका, यहां से और यहां से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अभी हम बात करेंगे कि अगर कोई वेव आगे बढ़ना हो किसी वेव को, तो उस वेव के पास या उस मीडियम के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। समझो तो क्या पढ़ेंगे? नेसेसरी कंडीशन ऑफ मीडियम फॉर वेव प्रोपेगेशन। मीडियम में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो मीडियम शुड पॉजेस इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। कोई भी मीडियम ऐसा होना चाहिए कि उसके पास इलास्टिसिटी और इनर्शिया दोनों की प्रॉपर्टी हो। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब वही नहीं, खिंचाव। अब तो आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो ना, आपने पढ़ा है कि इलास्टिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि कोई मटेरियल, कोई पार्टिकल वापस से अपनी पोजीशन पे आना चाहता है, अपनी पोजीशन में चेंज होना नहीं चाहता। तो जैसे मान के चलो कोई पार्टिकल, वाटर पार्टिकल अगर ये ऊपर गया है, जैसे ये इसकी रेस्ट वाली पोजीशन हो गई, ये क्या हो गई? इसकी रेस्ट वाली, ये मीन पोजीशन हो गई, इसकी मीन पोजीशन। तो अब कोई पार्टिकल अगर ये ऊपर गया है तो इलास्टिसिटी होगी तो ये वापस लौट के आएगा, नहीं तो चला ही जाएगा। तो इलास्टिसिटी होना जरूरी है, तभी तो पार्टिकल ही वापस आएगा मीडियम का। और इनर्शिया का मतलब क्या है? अब मान के चलो कि ये पार्टिकल वापस आया और यहीं पे जाके रुक गया, तो इसका मतलब वेव कैसे बनेगी? ये तो रुक गया, तो इसको नीचे भी जाना पड़ेगा तभी तो वेव बनेगी। तो ये नीचे क्यों जाता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, कि भाई ये जो है ये मोशन में अचानक से रुक नहीं सकता, तो और नीचे जाएगा। अब इनर्शिया से ये ऊपर नीचे जाता है और इलास्टिसिटी से ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। तो मीडियम के पास ये दोनों ही प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई भी अगर कहीं पे मैकेनिकल वेव्स एक प्रॉपर वे में अगर आगे बढ़नी है तो मीडियम की जो डेंसिटी है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो प्रॉपरली साउंड आगे नहीं बढ़ पाएगा या वेव्स मैकेनिकल वेव आगे नहीं बढ़। जैसे मान के चलो कि यहां पर तो बढ़िया मीडियम है और उसके बाद यहां पे खाली स्पेस हो गया, किसी भी कारण से आपने क्रिएट कर दिया, तो वेव्स को आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, वेव्स आगे नहीं बढ़ पाएगी ढंग से। क्लियर है? चलो इसके बाद क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम शुड बी मिनिमम। अब कोई भी पार्टिकल है, अब वो पार्टिकल अगर वाइब्रेट ही नहीं करेगा तो उसका मतलब वेव्स आगे नहीं बढ़ पाएगी।
रेजिस्टेंस ज्यादा है, जितना वाइब्रेशन हो सकता है उतनी वेव अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। तो रेजिस्टेंस जो है किसी पार्टिकल की ये कम से कम होना चाहिए। जितनी कम रेजिस्टेंस होगी, जितना मतलब हम कहेंगे कोऑपरेटिव पार्टिकल होगा, उतना ही मजे से जो है वेव आगे बढ़ सकती है। तो रेजिस्टेंस कैसी होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट क्या है, कुछ बेसिक डेफिनेशन है। तो जैसे अगर हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरीके से वेव को बता सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये हमने वेव को बताया, ये वेव आगे बढ़ रही है। तो आप समझिए कि वेव में कुछ बेसिक से पॉइंट्स होते हैं, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। क्या क्या हमने कहा? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब है कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, उसको आप बोलते हैं टाइम पीरियड। यहां से यहां तक जाने में एक साइकिल हो गई, तो जो टाइम लगा उसको आपने बोला टाइम पीरियड। कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा सकता है, कितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? एक सेकंड में कितनी साइकिल पूरी हो गई। जैसे एक सेकंड में अगर इसकी 20 साइकिल पूरी हो गई, या एक सेकंड में यहां पे इसकी एक साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, 4 साइकिल, एक सेकंड में 4 साइकिल पूरी हो गई, तो उसका मतलब है 4 हर्ट्ज, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। क्लियर है? तो एक सेकंड में जितनी साइकिल, वो फ्रीक्वेंसी हो गई। आगे बढ़ जाते हैं, ये कुछ बेसिक से टर्म्स है, ये आपको पता ही है। फेज क्या होता है? इट इज अ क्वांटिटी विच डिस्क्राइब। फेज को हमने प्रीवियस चैप्टर ऑसिलेशन में बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर आप फेज नहीं जानते तो आप जरूर सर्च करें ऑसिलेशन बाय अभिषेक साहू, वहां पर आपको फेज का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप उसको जरूर चेक करें। टाइम स्टैम्प दे दिए मैंने वीडियो में, ठीक है, तो आप इसको चेक कर लें। क्लियर है? तो फेज क्या है? फेज एक ऐसी क्वांटिटी है, नॉर्मल मैं आपको बताऊं कि कोई भी क्वांटिटी जो किसी पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बताए, उसकी डायरेक्शन के बारे में बताए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, उसको हम बोलते हैं फेज। जैसे हम इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो ओमेगा टी जो है, ये क्या बता रहा है? ये उसका फेज बता रहा है। क्या बता रहा है? उस पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है, किस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितने एंगल पे था पार्टिकल, क्या उसका जो है पोजीशन थी, ये बताया जा रहा है। क्लियर है? तो फेज क्या बताता है? उस पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन बताता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। नेक्स्ट क्या है? वेवलेंथ। अब वेवलेंथ आप जानते हो, वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ डिस्टेंस है, कहां से कहां तक की। जैसे मान के चलो ये वेव आगे बढ़ रही है, तो या तो आप ये बोले कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की। जैसे कहूं दो पॉइंट जब ये मीन पोजीशन पे आ रहा है, तो ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक की डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर ऐसा बोलो, दो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को आप वेवलेंथ बोलते हैं, या दो ट्रफ से ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को आप वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर है ना? तो वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 साइकिल। एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस चलता है वेव, उसको हम बोलते हैं कि भाई ये इसकी वेवलेंथ हो गई। तो एक साइकिल यहीं से यहीं तक पूरी होती है 360 डिग्री की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। नेक्स्ट होता है अपने पास वेव नंबर। पहले ये पढ़ेंगे वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस ऑफ मीडियम। जैसे मान के चलो कि भाई आपने पढ़ा कि 1 मीटर में इसकी कितनी वेव्स बन रही हैं, कितनी वेवलेंथ कंप्लीट हो रही हैं, 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ कंप्लीट हो रही हैं। तो आपने कहा 1 मीटर में अगर 30 वेवलेंथ जो है बन गई, 30 वेवलेंथ बन गई, तो हम उसको बोलेंगे कि इसका वेव नंबर कितना है? 30 है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड वेव नंबर। फॉर्मूला क्या है? 1/λ। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर इनवर्स। लैम्डा की यूनिट मीटर होती है ना। नाउ नेक्स्ट है, ये तो हो गया वेव नंबर, और नेक्स्ट है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर। सुनो अभी, प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द फेज चेंज पर यूनिट पाथ। समझो, अगर मैं ऐसा बोलूं, ये क्या बताता है? जैसे मान के चलो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो आप भी समझो कि भाई ये एक पर्टिकुलर पाथ हो गया, लेट्स से लैम्डा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना फेज डिफरेंस चेंज हो गया, कितना फेज चेंज हो गया, कितना फेज चेंज हो गया, इस मेजरमेंट को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर। तो यहां से लेके यहां तक एक साइकिल पूरी हो गई, तो हमने कहा कि ये क्या है? ये 2 पाई इसका फेज चेंज हो गया, और कितनी डिस्टेंस चली? लैम्डा। तो हम इसको बोलते हैं k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। क्लियर है? तो यूनिट पाथ में, यूनिट डिस्टेंस में
कितना फेज चेंज हो रहा है इसको बताता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो अभी हमें पढ़ना है इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं लाप्लास करेक्शन। लेकिन यहां तो लिखा है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, मतलब पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है बहुत लाप्लास करेक्शन। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूटन्स फॉर्मूला, क्योंकि देखो न्यूटन ने जो साउंड की स्पीड है गैसेस में, क्योंकि ज्यादातर जो साउंड है हम गैसेस में आगे बढ़ता है ना, हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो ये साउंड एयर के थ्रू तो हमारे कानों तक आ रहा है। तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया स्पीड ऑफ साउंड का वो गैसेस में दिया। हाँ, और न्यूटन का जो फॉर्मूला था उससे साउंड की स्पीड निकाली, तो वो स्पीड साउंड की एक्चुअल स्पीड से कम आ रही थी। कितनी? 16% कम आ रही थी। तो लाप्लास जो एक साइंटिस्ट हुए, न्यूटन के इस फॉर्मूले देने के करीब 100 साल बाद लाप्लास ने न्यूटन के फॉर्मूले में कुछ करेक्शन करा और कहा कि सर न्यूटन का जो फॉर्मूला था उसमें अगर थोड़ा सा चेंज कर दें तो साउंड की सही स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं लाप्लास करेक्शन। लाप्लास करेक्शन, तो आपको समझ में आ गया लाप्लास ने किस चीज में करेक्शन करा। तो पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि न्यूटन का फॉर्मूला क्या था, उसके बाद ही तो हमें समझ में आएगा कि लाप्लास ने क्या करेक्शन करा। इसलिए दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो साउंड है, साउंड के बारे में इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि साउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं भी आपको बता रहा हूं कि साउंड का जो प्रोपेगेशन है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। जबकि न्यूटन ने उसको आइसोथर्मल मान के गलती कर दी। बात समझे? क्या कहा कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, जबकि न्यूटन ने उसको आइसोथर्मल प्रोसेस मान के थोड़ी सी गलती कर दी, उसी को करेक्ट कर दिया लाप्लास ने। तो देखो होता क्या है कि जब साउंड आगे बढ़ता है तो मीडियम ऐसे चिपकता है, कंप्रेस होता है, तो हीट जनरेट हुई। अब ये हीट बाहर निकल दी इससे पहले कि ये फैल गया, मीडियम एक्सपैंड हो गया, तो ये हीट बाहर नहीं निकल पाई। इससे पहले कि मीडियम एक्सपेंड होने ठंडा होता, ये फिर से कंप्रेस हो गया, तो ये ना तो उसमें बाहर से हीट आ पाई, क्योंकि ठंडा होता तो भी तो बाहर से हीट आती, तो ना तो बाहर से हीट आ पाई, और ना ही अंदर जो हीट बनी वो बाहर जा पाई, क्योंकि हीट बाहर जाती लेकिन ये फिर से फैल गया। तो यहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज अ फास्ट प्रोसेस। क्लियर है? तो ये जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है ये एडियाबैटिक प्रोसेस, और न्यूटन ने इसको माना आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या माना? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक समझो। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला है गैसेस में बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी स्क्वायर रूट के अंदर, यह फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में बल्क मॉड्यूलस, तो ठीक है, बल्क मॉड्यूलस को के से रिप्रेजेंट करा। अब इसको आइसोथर्मल प्रोसेस मानी न्यूटन ने साउंड प्रोपेगेशन को, तो यहां पे लगा दिया बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस से इसकी वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर दी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू निकालनी है, जैसा न्यूटन ने करा तो हम वैसा करने वाले हैं। तो देखिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? अब हमने क्या किया, मतलब न्यूटन ने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करा। क्यों डिफरेंशिएट करा? क्योंकि हमें बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू चाहिए। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप समझो, तो यहां पर पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसका मतलब इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएशन किया है इसका। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, फर्स्ट फ्री सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड फ्री फर्स्ट का डिफरेंशियल, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशियल 0। तो देखिए जरा, तो यहां पर क्या हो गया, आपने इस वीडीपी को इस साइड भेजा तो बन गया माइनस का वीडीपी। यहां से आपने प्रेशर निकाला, तो प्रेशर निकाला तो भाई ये बन गया माइनस वीडीपी अपॉन डीवी आ गया। क्लियर है? चलो, इसके बाद क्या होता है कि ये प्रेशर है, अब आपने न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में दोनों में ही v का डिवाइड कर दिया, ये दोनों में डिवाइड कर दिया, v का डिवाइड करा तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया dp और नीचे बन गया dv अपॉन v। तो एक्चुअल में ये जो dp है प्रेशर, क्योंकि जब आप जैसे मान के चलो किसी भी कंटेनर गैस भरी हो, ऊपर से आपने प्रेशर लगाया तो पूरा उसका वॉल्यूम कम होगा ना, तो वहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जनरेट होगी। क्लियर है? तो समझो, तो ये जो माइनस डीपी है इसको हमने बोला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और ये देखो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये बन गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
तो यही होता है बल्क मॉडुलस। तो हमने इस पूरे टर्म को क्या बोला कि सर ये क्या है, ये है बल्क मॉडुलस। क्या है? बल्क मॉडुलस। और ये कहां से निकल के आया? ये बल्क मॉडुलस है जिसको मैं के से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आया तो हमने इसको बोला बल्क मॉडुलस, चाहे इसी को हमने बोल दे के आइसोथर्मल। तो के आइसोथर्मल की वैल्यू क्या आ गई? के आइसोथर्मल किसके बराबर हो गया? पी के बराबर। तो यहां से जो फॉर्मूला बनता है, फाइनल फॉर्मूला जो बनता है दैट इज क्या बन गया सर? फाइनल फॉर्मूला बन गया के आइसोथर्मल की जगह हम पी पुट करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट पी अपॉन रो। पी है प्रेशर, रो है डेंसिटी। प्रेशर ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में वेव आगे बढ़ रही है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में वो आगे बढ़ रही है उसकी डेंसिटी। ठीक है, अब देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करा न्यूटन ने किस तरीके से कि भाई देखो वेलोसिटी निकालनी है तो प्रेशर, क्योंकि एयर में आगे बढ़ रही तो एयर का प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला आपने निकाला होगा एच रो जी होता है। हाँ, हमने पढ़ा था कि भाई जैसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो कैसे निकालते हैं भाई, मर्क्यूरी जो है कितने सेंटीमीटर तक राइज कर गई, तो हमने पढ़ा है 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी राइज कर जाती है। तो हमने ये सारी वैल्यू पुट करी। तो पी एच रो जी होता है। रो क्या है? ऊपर वाला रो, मर्करी की डेंसिटी है, और जी आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो रो है ये मीडियम की डेंसिटी है। तो जब हमने इन सभी वैल्यूज को ये वैल्यूज ये पुट करी हुई है हमने, ये यहां से, तो हमने जब इन सभी वैल्यूज को पुट करा तो यहां से जो साउंड की वेलोसिटी निकल के आई दैट इज 280 मीटर पर सेकंड। साउंड की स्पीड जो निकल के आई दैट इज 280 मीटर पर सेकंड, जबकि एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड होती है कितनी? 332 मीटर पर सेकंड। तो जो एक्चुअल स्पीड है उससे न्यूटन के द्वारा निकाली गई स्पीड ये 16% कम है। तो इसी में करेक्शन करा लाप्लास ने, और लाप्लास ने क्या करेक्शन करा ये मैं आपको बताया कि फॉर्मूला वेलोसिटी का यही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। लेकिन यहां पर क्या माना गया लाप्लास ने, जो सही चीज है, सही चीज क्या है कि साउंड प्रोपगेशन का एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो यहां पर एडियाबैटिक कंडीशन के हिसाब से हमने इक्वेशन पुट करी। तो एडियाबैटिक लॉ क्या कहता है? पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट। तो सीपी बाय सीवी जो होता है ये क्या होता है? गामा। ठीक है, चलो तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड। अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है इसको समझ लो। देखो फर्स्ट फ्री सेकंड का डिफरेंशियल पी, फर्स्ट फ्री सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फ्री, इसको आगे रख दिया, फर्स्ट का डिफरेंशियल ये हो गया। अब इसको समझो कि डिफरेंशियल जो है कैसे किया है। हाँ, इसको मैं आपको बता देता हूं, समझो इसको कैसे डिफरेंशियल किया। तो ऐसे किया, देखो फर्स्ट फ्री मैं नहीं दिखूंगा, सिर्फ हाथ दिखेगा, इस पे आप ध्यान रखेंगे। देखो तो P इंटू डी वी टू द पावर गामा। अब जैसे एक्स स्क्वायर का या एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करते हैं तो कैसे करते हैं, या आपने एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे कैसे करेंगे, 3 आगे आ गया और यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर, 3 आगे आ गया और जो भी पावर थी उसमें से एक कम हो गया, ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो यहां पर क्या हो गया कि जो भी पावर है वी टू द पावर गामा उसमें से गामा आ गया आगे, और जो भी पावर है उसकी पावर में से एक कम हो गया, और v का डिफरेंशियल करा तो ये हो गया dv। जैसे आप ऐसे करते हैं ना कि ये 3x स्क्वायर, तो या सिंपल मैं ऐसे बोलूं कि x क्यूब था तो ये तो हो गया 3x स्क्वायर, और x का डिफरेंशियल 1 होता है तो सिंपल उसको 3x स्क्वायर छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर ये dv की जगह dv पुट कर दिया प्लस v टू द पावर गामा, और dp की जगह dp इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है तो वही पुट कर दिया। देन आप देखें यहां पर समझो कि अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें सिंपल सा एक काम करना है कि जैसे ये लिखा है ना v टू द पावर गामा माइनस 1, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, v टू द पावर, या ऐसे समझो v की पावर गामा लिखा है और लिखा है v टू द पावर माइनस 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बेस कॉमन है तो आप इसको गामा माइनस 1 लिख सकते हैं ना, कॉमन बेस पे पावर ऐड हो जाती है। या उल्टा बोलूं कि इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आप इसको समझें कि v की पावर माइनस 1 है तो ये अपॉन में जाके v की पावर प्लस 1 हो सकता है ना, तो हमने यही किया, मतलब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं v की पावर गामा अपॉन b। समझो जरा, बात को समझना चाहिए, देखो अब है ना। चलो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ये वाला जो आप देख रहे हैं P
गामा हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। मतलब ये जो पावर आप देख रहे हैं गामा -1, इसको हमने v की पावर गामा अपॉन v पुट कर दिया। ये समझ रहे हो, ये पुट कर दिया, ठीक है। और यहां पर एज इट इज लिखा हुआ है। चलिए अभी क्या होता है, अभी हमने v की पावर गामा यहां से और v की पावर गामा यहां से कॉमन लिया और इसको 0 की साइड भेज दिया। v की पावर गामा यहां से, v की पावर गामा यहां 0 की साइड भेज, तो ये बच रहा है, ये इक्वेशन बची। अब हमने क्या किया कि भैया -dp को भेज दिया इस साइड, लेकिन उससे पहले हमने क्या कर दिया कि -dp को भेज दिया उस साइड, या एक काम कर सकते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं। हमने एलसीएम लिया तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ गामा p इंटू dv और ये v dp। अब एलसीएम ले लिया, अपॉन में 0 अपॉन में v आ गया, इज इक्वल टू में 0 लगा है। तो ये कुछ ऐसे हो सकता है कि v उस साइड चला जाएगा 0, तो गामा p dv और प्लस v dp इज इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा ना। तो इसके बाद गामा p इंटू dv इज इक्वल टू माइनस v dp, ये चल रहा है। देन क्या होगा, ये यहां से अगर हम गामा p की वैल्यू निकालते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, -v dp अपॉन dv, ये निकल के आएगी। अगर मैं इसके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में v का डिवाइड कर दूं तो गामा p, यहां पे v का न्यूमरेटर में v का डिवाइड करा तो ये कैंसिल हो जाएगा v, तो ये बचेगा सिंपल -dp अपॉन यहां पे क्या बचेगा dv अपॉन v। ऐसा करने से ये देखो क्या बन रहा है, ऐसा करने से ये बन रहा है बल्क मॉड्यूलस। क्या बन रहा है, बल्क मॉड्यूलस, जिसको हम और क्या बोलते हैं k। और ये इस बार किसके लिए है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, समझ गए। तो जो k एडियाबैटिक की जो वैल्यू निकल के आई, ये क्या निकल के आई, k एडियाबैटिक की जो वैल्यू निकल के आई, ये क्या निकल के आई, k एडियाबैटिक की वैल्यू निकल के आई गामा p। क्या निकल के आई, गामा p। तो यहां से k एडियाबैटिक के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, गामा p। तो फाइनल फॉर्मूला यहां से, या चलो मैं यहीं पे लिख दूं फाइनल फॉर्मूला, मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं। तो फाइनल फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू गामा p अपॉन रो, ये हो गया फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो गामा p अपन रो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है तरीके से। अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप इसको एक बार और रिपीट करके देखें, थोड़ा सा पीछे करके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां से इस फॉर्मूले से अगर अपन कैलकुलेशन वगैरह करेंगे ना तो सब कुछ सही आएगा। तो यही अपने पास मेन फॉर्मूला हो गया, देन यही अपने पास देन मेन फॉर्मूला हो गया। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें समझने हैं, जो स्पीड ऑफ साउंड, मैं ऐसे बोल सकता हूं स्पीड ऑफ साउंड कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। इस फॉर्मूले को देख करके कुछ गलतियां भी हो जाती हैं अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज जो गलती होती है उसी चीज पर हम बात कर लेते हैं। वैसे देखने से तो लग रहा है कि जो वेलोसिटी है ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है स्क्वायर रूट के, हाँ, लेकिन इस चीज को समझो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर बदलता है तो डेंसिटी भी बदलती, प्रेशर बढ़ा डेंसिटी कम हो गई, ऐसा हो रहा है, या सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, प्रेशर बढ़ा मॉलिक्यूल पास में तो डेंसिटी भी बढ़ गई। तो जिस रेशो में प्रेशर बढ़ता है उसी रेशो में डेंसिटी बढ़ जाती है साउंड प्रोपेगेशन के दौरान। तो इस कारण से प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर बढ़े घटे, प्रेशर घटा डेंसिटी घट गई इन द सेम रेशो। तो प्रेशर बढ़ाने या घटाने से प्रोपेगेशन ऑफ साउंड पर कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि डेंसिटी में भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज आता है, तो वो इफेक्ट कैंसिल हो जाता है उसका। तो ये पहली बात हो गई। इसके बाद दूसरी चीज क्या है कि भाई देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट के, है ना। जैसे कि दो गैसेस हैं या कहूं दो मीडियम है, एक मीडियम में गैस 1 है और एक मीडियम में गैस 2 है। अगर हमने
अगर हमने सेम काइंड की गैस ली है ना, या मैं सेम काइंड का मतलब है सिर्फ डायटोमिक हो गई, तो दोनों का जो CP/CV का जो रेशियो होगा ना स्पेसिफिक हीट का वो सेम होगा। क्लियर है? सेम गैस नहीं ली, सेम काइंड की, डायटोमिक ले ली, ट्राइटोमिक, मतलब सेम काइंड की लेनी है अपन को गैस। तो हमने देखा अगर दोनों गैसेस का हमने प्रेशर कांस्टेंट करके रखा है तो उनकी डेंसिटी, तो जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उस गैस की वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, समझे। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है तो समझो, ह्यूमिडिटी का मतलब है जैसे एयर है, अब एयर में मॉइस्चर आ जाए तो आप समझे, जब एयर में मॉइस्चर आ जाता है तो एयर के पार्टिकल के बीच में वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, वाटर वेपर आ जाती है। समझो क्या कहा कि जब जैसे नॉर्मल एयर है, ठीक, अब एयर की जो डेंसिटी है वो कितनी है 1.293 kg पर मीटर क्यूब, जबकि वेपर वाटर वेपर की डेंसिटी 0.8 kg पर मीटर क्यूब। तो समझो कि अगर उसमें वाटर वेपर्स आ गई, 1 मीटर क्यूब में अगर हम हवा भरेंगे तो वो 1.293 kg आ जाएगी, जबकि 1 मीटर क्यूब में अगर ये भर दी जाए वाटर वेपर तो 0.8 kg आएगी। तो जरा समझो कि एयर को अगर वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस कर देंगे तो इसकी डेंसिटी कम है, तो ओवरऑल एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी ना। तो अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्पीड फिर बढ़ जाएगी। तो ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, तो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट यह है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मॉइस्चर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी, एक मिनट, सॉरी क्या बोला मैंने, अगर मॉइस्चर बढ़ेगा तो मॉइस्चर बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाएगी और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो on increasing humidity, density decreases, thus velocity increases। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सर, तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी समझना पड़ेगा अपन को। तो इस फॉर्मूले में टेम्परेचर तो है ही नहीं, लेकिन अपन को इस फॉर्मूले को टेम्परेचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो समझना बात को, ये गामा पी बाय रो है, तो गामा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पी क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं चाहिए, अपन को टेम्परेचर चाहिए। तो हमने क्या किया कि यहां पर जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है पीवी इज इक्वल टू आरटी, है ना, यहां पर हमने क्या किया कि वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी और आरटी को आरटी। तो यहां से जो पी अपॉन रो जो है इसकी हमने वैल्यू निकाली, क्या है, आर टी बाय एम, और इसको इस इक्वेशन में, ये जो मेन इक्वेशन है उसको इसमें पुट कर दी। और यहां से क्या देखा कि वेलोसिटी का और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। अगली बात यह है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती, हाँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। देखिए क्या होता है कि किसी भी मीडियम में एक से ज्यादा वेव किसी जगह से पास हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पानी में ही मान लो, पानी में ही मान लो कि भाई इस जगह से एक वेव इस तरीके से आ रही है और इस जगह से एक और वेव इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या हो सकता है कि तीसरी वेव भी आ सकती है। तो इस पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैंने कहा एक के नीचे एक आ रही है या एक के ऊपर एक वेव हो, नहीं, पानी की सरफेस पे ही वेव बनती है ना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर 3 वेव आ रही हैं तो ये तीनों वेव इस पार्टिकल को या तो उठाना चाह रही होंगी या नीचे लाना चाह रही होंगी। तो इन तीनों वेव का जो मिला जुला इफेक्ट होगा वो इस पार्टिकल पर होगा और इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव ये कहता है कि कोई भी पार्टिकल, मतलब किसी पॉइंट पर अगर एक से ज्यादा वेव्स आ रही हैं तो उस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव। जैसे कि अगर एक वेव आई और एक वेव कुछ इस तरीके से आ रही है तो यहां पर जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस वेव के कारण मान के चलो 10 सेंटीमीटर तक ऊपर जा सकता है। अब एक और वेव आ गई और ये वेव कुछ इस तरीके से है,
तो इस वेव के कारण ये पार्टिकल, मतलब ये वेव पार्टिकल को 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाह रही है। अब एक वेव आई, वो वेव क्या करेगी, वो वेव इस तरीके से है, इस तरीके से। तो ये वेव इस पार्टिकल को 3 सेंटीमीटर नीचे ले जाना चाह रही है। तो ये पार्टिकल कहां जाएगा, तो ये पार्टिकल कहां जाएगा, इसके लिए हमें इसका हर जो इंडिविजुअल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर ऊपर प्लस में, 5 सेंटीमीटर ऊपर प्लस में, और 3 सेंटीमीटर नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो वेव है, ये जो पार्टिकल है, वो 12 सेंटीमीटर तक, कितना, 12 सेंटीमीटर तक ऊपर या 12 सेंटीमीटर ऊपर जा सकता है। तो ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली दो वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव्स के मिलने के लिए हमें बताता है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो कितना होगा। क्लियर है? चलिए, सुपरपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। हाँ, बीट्स भी सुपरपोजिशन का एग्जांपल है, तो हमें समझना है। या जो स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी वो भी सुपरपोजिशन का एग्जांपल है। हाँ, तो अभी समझते हैं, चलो ठीक है। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव होता क्या है कि जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब 1 सेकंड में दोनों वेव ही बराबर साइकिल पूरी करेंगी, सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, और ये दोनों एक दूसरे से मीट करती, सुपरइंपोज करती, एक दूसरे पर चढ़ने की कोशिश करती हैं, तो जो फेनोमेना होता है, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अब जब दो वेव इस तरीके से मीट करती हैं सेम डायरेक्शन में, नियरली सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी वाली, तो ऐसे केस में दो तरह के इंटरफेरेंस हो सकते हैं। या तो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से ही मिलता है। जैसे कि ये क्रेस्ट है, इसका भी क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये इसका ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये इसका क्रेस्ट है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन, जो नई जो तीसरी वेव बनेगी, मतलब इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों से ज्यादा होगा, इन दोनों से ज्यादा होगा। और अगर ऐसा हो जाए कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मिल जाए, जैसे कि इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ से मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो नई वेव बनेगी वो कैसे होगी, वो मिनिमम एम्पलीट्यूड वाली होगी, क्योंकि ये ऊपर ले जाना चाह रहा है नीचे। तो अगर ये बराबर से 10 सेंटीमीटर बराबर से 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पर जो नई वेव होगी वो 0 एम्पलीट्यूड वाली होगी, मतलब प्लेन। कैसी होगी? प्लेन होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, जो कि सुपरपोजिशन का एक एग्जाम्पल है, हाँ, टाइप है। तो आगे हम बढ़ेंगे इसमें और भी इसमें समझेंगे सारी चीजें। लेकिन अब इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि है प्रोग्रेसिव वेव। इसकी इक्वेशन हमें बनानी है, इसकी स्पीड हमें समझनी है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। देखो, जो वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स में हम कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये दो टाइप्स की और होती हैं। क्लासिफिकेशन हमने इसका करा, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव वो होती है जो लगातार प्रोग्रेस करती चली जाए, ट्रैवलिंग वेव भी हम इनको बोलते हैं। प्रोग्रेसिव वेव ऐसी वेव है जिसमें डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट तीसरे पॉइंट, ये आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। जबकि दूसरे टाइप की होती है स्टेशनरी वेव, जिसमें डिस्टर्बेंस आगे नहीं बढ़ रहा, अपनी ही जगह पे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, समझे। तो प्रोग्रेस, जैसे पानी वेव बन रही है, वो प्रोग्रेसिव वेव है, हाँ। और कहीं पे अगर कोई पार्टिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो रहा है और एनर्जी आगे नहीं बढ़ रही, तो उसको अपन स्टैंडिंग वेव बोलेंगे। आगे हम इस चीज को समझेंगे, क्लियर है ना। तो पहले प्रोग्रेसिव की बात करते हैं। ऐसी वेव जिनमें डिस्टर्बेंस एक मीडियम से दूसरे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, और ये आगे बढ़ता चला जाए, तो ऐसे हम वेव को बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर है? अब प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बनानी होती है, ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझे। ये मैथमेटिक्स का पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। देखो, जैसे मान के चलो एक वेव बन रही है, और क्योंकि ये वेव लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, तो ये प्रोग्रेसिव वेव है। अब प्रोग्रेसिव वेव की हमें इक्वेशन बनानी है। तो लेट्स से मैंने कहा कि कोई भी, यहां पर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है, ये पॉइंट हो गया लेट्स से पॉइंट P, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मुझे बतानी है, या मैं इस पॉइंट पे कंसीडर, कहीं पे भी मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P एट टाइम T, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी, ये होगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। क्या होगी? a साइन ओमेगा टी। यहां पर a है एम्पलीट्यूड,
ए साइन ओमेगा टी। जैसे मान के चलो इस पर्टिकुलर टाइम पर निकालनी तो इस पर्टिकुलर टाइम पर कुछ एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो किसी भी टाइम के लिए हमने एट एनी इंस्टेंट टाइम हमने ये निकाल ली। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ऑसिलेशन में हमने इसको समझा हुआ है, क्लियर है। नाउ अब इसके बाद अगर मुझे बताना है कि यही पार्टिकल की इक्वेशन अगर मैं इस ओरिजिन, इस O पॉइंट पर बताता हूं, मान के चलो कि इस O पॉइंट पर इक्वेशन बताता हूं कि इस O पॉइंट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो देखो, जो वेव है ये वेव आगे बढ़ रही है, तो अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं तो इस पॉइंट से ये वेव आगे बढ़ी। किस वेलोसिटी से आगे बढ़ी, मैंने कहा v वेलोसिटी से आगे बढ़ी। डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, O से लेके इस पॉइंट P तक, O से लेके पॉइंट P तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी इसने, x डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं यहां से ये बताता हूं कि टाइम जो है ये कितना लग गया, तो आप ये बोलेंगे कि टाइम जो है ये लग गया x बाय v। दैट मीन्स अगर मैं ये कहता हूं कि ये O पॉइंट से P पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा, ये टाइम हो गया x बाय v। इसका मतलब ये है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक पहुंचने में लगा 2 सेकंड। कितने सेकंड, 2 सेकंड। या मैं ऐसे बोलूं कि भाई यहां तक पहुंचने में ये टोटल यहां बज रहे हैं 5। कितने बज रहे हैं, यहां पे 5 बज रहे हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक पहुंचने में मुझे 1 घंटा लग गया, 1 आवर। तो यहां कितने बज रहे होंगे, बताओ जरा, कितने बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे ना। कैसे पता किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो टाइम लगा, मुझे इस पॉइंट का टाइम पता है t, तभी तो मैंने लिखा t, क्लियर है। लेकिन मुझे इस पॉइंट की इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनाऊंगा, तो मैंने क्या कहा कि जो भी टाइम लग रहा है बस वो टाइम ही तो कम है, जो टाइम लग रहा है वो टाइम ही तो कम है। तो मैंने कहा यहां से यहां तक जो टाइम लगा है उस टाइम को मेन टाइम में से घटा दो। जैसे यहां 5 बज रहे थे, तो अगर मुझे इस पॉइंट का टाइम पता करना है तो मैंने कहा कि यहां से यहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है, तो 5 में से 1 घंटा घटा दूंगा तो 4 बजेंगे। बात समझे, तो बस यही चीज है। तो मैंने यहां से यहां तक का टाइम निकाल लिया, तो इस इक्वेशन में जो बच रहा था, जो टाइम था, अगर मैं उसको घटा दूंगा, x बाय v कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे नई इक्वेशन मिलेगी। अब ये जो ओमेगा था, मतलब सब कुछ सेम, बस t के प्लेस में मैंने कम कर दिया इस O पॉइंट के लिए, क्योंकि O पॉइंट पर तो वेव पहले आई थी ना, तो टाइम भी कम ही लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए, तो t माइनस एक्स बाय वी, ये मैंने टाइम घटा दिया। अब ओमेगा का इंटू कर दिया अंदर, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी इंटू एक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बन रही है, इसको ध्यान से देखो। अब ये जो ओमेगा बाय वी है, हमने इसको कांस्टेंट माना और इसको हमने क्या बोला कि ये क्या है भाई, ये है के। क्या है, के। तो यहां से जो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बन गई इक्वेशन किसकी, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन। अगर ये वेव, अगर प्रोग्रेसिव वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है, या मैं कहूं जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के लिए अगर मैंने, ये मेरी इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगी तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स में जा रही है, नेगेटिव एक्स में, तो नेगेटिव एक्स में माइनस एक्स पुट करेंगे और जो इक्वेशन बन जाएगी वो होगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बताइए जरा, क्लियर है। तो ये माइनस के लिए और ये ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। अगर वो जो वेव है वो इनिशियली कुछ फेज पाई नॉट पर है, तो इसमें हम प्लस पाई नॉट यहां पर ऐड कर देते हैं। क्लियर। तो प्रोग्रेसिव वेव की जो इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को आप याद रखें, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हो जाएगी। क्लियर है, आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें निकालना है स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब देखो क्या होता है कि अगर कोई प्रोग्रेसिव वेव आगे बढ़ रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है, इसके लिए हमें समझना है चीजों को। देखो, तो सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव की जो इक्वेशन है वो ये है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझना है इसको अच्छे से, बढ़िया से। अगर हमने माना कि ये जो इसका फेज है, ये क्या है, ये फेज है, यदि इसका फेज कांस्टेंट है तो हमने लिखा ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने इसका फेज कांस्टेंट कंसीडर कर लिया और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन किया। क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल किया। तो ओमेगा टी का डिफरेंशियल हुआ डी बाई डी टी,
और के एक्स का डिफरेंशियल है डी बाई डी टी। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ओमेगा तो बाहर आ गया, और टाइम के रिस्पेक्ट में टी का हुआ तो आ गया 1 माइनस, यहां पर देखो के बाहर आ गया और x का डिफरेंशियल हुआ दैट इज dx बाय dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। तो ओमेगा को हमने लिखा ओमेगा के dx बाय dt होता है v, तुमने v को लिख दिया v, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया के b। देन देखो क्या है कि v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के बच रहा है, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, और यहां पर जो k है ये k क्या है, ओमेगा बाय के बच रहा है। चलो ठीक है, तो ओमेगा की जगह तो मैं लिखता हूं 2 पाई बाय टी या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, और ये जो k है ये k है 2 पाई बाय लैम्डा, जो हमने पढ़ा था ना एंगुलर वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट, तो ये वही k है। जैसे आप यहां पर देखें तो ये जो k हमने लिखा है ये k क्या है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, या हमने इससे पहले पढ़ा था क्या, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 पाई बाय लैम्डा होता है। जब हमने एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी इनकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ लिया इस चीज को। देखो 2 पाई नहीं हो, अब ऊपर ले जाएंगे तो लैम्डा बाय 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया न्यू इंटू लैम्डा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, न्यू इंटू लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ अगर हम करेंगे तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, इस चीज ध्यान रखेंगे, और यही है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। आगे बढ़ जाएंगे, अब हमें समझना है यहां पर बाउंड्री इफेक्ट। बाउंड्री इफेक्ट के बाद हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव हमारी हो गई, अब हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स, लेकिन उससे पहले बाउंड्री इफेक्ट हमें पढ़ना है। बाउंड्री इफेक्ट बेसिकली रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेव बताता है। जैसे अगर कोई वेव एक जनरेट हो रही है, अब अगर वो वेव जनरेट हुई तो ये दो तरह की बाउंड्री से टकरा सकती है। या तो ऐसा हो जाए कि ये एक मीडियम है और ये एक दूसरा मीडियम है, जैसे कि ये एयर है और ये वाटर है, तो यहां पे होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो जब रिफ्रैक्शन होता है तो वेव जो जा रही होती है उसमें किसी तरह का फेज चेंज नहीं होता, लेकिन जब कोई वेव आगे बढ़ रही है, जब कोई प्रोग्रेसिव वेव आगे बढ़ रही है, तो वो किसी दीवार से टकरा गई मान के चलो, और फिर वो लौट के आ रही है, तो मतलब वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन वेव का। तो वेव का रिफ्लेक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक तो रिजिड बाउंड्री से और एक हो सकता है ओपन बाउंड्री से। रिजिड बाउंड्री आप ऐसे समझें जैसे कि एक दीवार ये है, अब दीवार से एक रस्सी आपने बांधी और इसके बाद क्या किया, इस रस्सी को ऐसे आपने झटका दिया, पकड़ा और ऐसे झटका दिया, तो अभी क्या होगा कि ये यहां से इंपल्स आगे, यहां से जो पल्स है ये आगे गई, यहां से वेव ऊपर गई, ये इस तरीके से ऐसे जा रही है। जब ये वेव इससे टकराई तो ऊपर की साइड थी, लेकिन जब ये लौट के आई, जब रिफ्लेक्ट हुई, तो ये वेव कैसे होगी, नीचे की साइड, इसका फेज चेंज हो जाएगा। कितना, ये 180 डिग्री इसमें फेज चेंज आ गया, क्योंकि पूरी साइकिल होती है 360 डिग्री की, तो हाफ साइकिल का इसमें चेंज आया है, तो ये 180 डिग्री का इसमें फेज रिवर्स, इसको बोलते हैं फेज रिवर्सल, है ना, जो पाई का फेज रिवर्स हो गया, इसमें पाई फेज से पलट गई, तो हमने इसको क्या बोला, इसको हमने बोला रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेव ड्यू टू रिजिड बाउंड्री। क्लियर है, तो जब रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो पाई फेज चेंज हो जाता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, चलिए, और अगर इसके बजाय ये तो हो गई फिक्स, और ओपन बाउंड्री होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छल्ला बंधा हुआ है, यहाँ पे एक रिंग बंधी हुई है और अपन ने इस रस्सी से झटका दिया, ठीक, तो ये क्या होगा, ये ऊपर आएगी, ये क्या होगी, ये वेव ऊपर चली गई, और जब यहां से ये लौट के जाएगी वेव, ये लौट के जाएगी तो ये सेम फेज में जाएगी। कैसे जाएगी, सेम फेज में। कैसे जाएगी, सेम फेज। तो याद रखिए कि जब रिजिड बाउंड्री हो तो इसमें पाई रिवर्सल हो जाता है, और जब ओपन बाउंड्री हो, जैसे कि ये छल्ला ओपन बाउंड्री है ना, रिजिड नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया, या रिंग में बोल सकता हूं इसको, तो यहां पर नो रिवर्सल, नो रिवर्सल। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव को हम स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से जम के समझना है। देखो क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि ये आप हो और आपने कहा कि एक रस्सी ये मैंने बांध दी है, अब इस रस्सी को आपने रिजिड सपोर्ट से बांध दिया, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि यहां से आपने इसको ऑसिलेट कराया, ऐसे वेव बनाई। अब आपने ये वेव बनाई तो ये वेव भी, अगर मैं ये मान रहा हूं कि यहां पर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं,
तो क्या होगा कि जिस फ्रीक्वेंसी से या कहूं जिस एनर्जी से मैंने इसको भेजा उसी एनर्जी से वेव वापस आ जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, लेकिन यहां पे फेज का चेंज हो जाएगा, लेकिन यहां पे फेज चेंज हो जाएगा। ये ऐसा होगा तो क्या होगा, ये वेव गई थी ऐसे, मतलब मैं ऐसे भेज रहा हूं लगातार इसको, और जो वेव जो लौट के आ रही है वो ऐसे आ रही है, जो वेव जो लौट के आ रही है वो गई थी ऐसे, लौट के आई ऐसे, क्योंकि फेज रिवर्सल हो गया। कितने डिग्री, कितने डिग्री, 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये कौन से सपोर्ट से, कौन सी बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन बाय रिजिड बाउंड्री हो रहा है ना। तो अभी समझो, यहां पर ये जो देख रहे हैं आप, ऐसा आपने जनरली तब भी देखा होगा कि जब आप ये हो और आपकी एक दोस्त ये है, आपने कहा कि हम रस्सी रस्सी खेलेंगे। हाँ, क्या खेलेंगे, रस्सी रस्सी। तो आपने क्या किया भाई, इसके हाथ में एक रस्सी पकड़ा दी यहां से, और आपने एक एंड इसको दे दिया और एक एंड खुद ने ले लिया। अभी क्या हो रहा है, आपके हाथ ऊपर क्यों है, आपके हाथ भी नीचे करूंगा मैं, ये लो, ठीक है। अभी क्या हुआ, अब मस्त कुछ ऐसा हुआ कि आपने कहा, एक सामने बंदे से कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये जंप करके जाना है, मस्त आपने खेला ऐसा गेम। अभी क्या हो रहा है कि आप इसको ऐसे ऐसे करने लगे। अब आप देखें कि जिस फ्रीक्वेंसी से आप ऐसे ऐसे कर रहे हो उसी फ्रीक्वेंसी से ये बंदा भी ऐसे ऐसे कर रहा है। क्लियर है। तो अभी आप क्या देखते हैं कि इस तरह से इसमें वेव बनती है कि ये वेव ऐसे बन सकती है। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये रस्सी इस तरीके से ऊपर नीचे जा रही है, स्लो स्लो कर रहे हो तो ऐसे ऐसे जा रही है। अगर आपने जो है, आपने भी खूब जोर जोर से ऐसे ऐसे की और इसने भी ऐसे ऐसे की, तो अभी क्या होता है, आप देखते हैं कि इसमें एक से ज्यादा वेव बनने लगती है, इसमें एक से ज्यादा वेव बन रही है। अगर आप खूब जोरों से ऐसे कर रहे हो, ये भी ऐसे कर रहा है, तो भी आप क्या देखेंगे कि भाई और सारी वेव बनने लगी। कैसे, इस तरीके से, समझे। और ये सामने रस्सी पकड़े हुए। तो इन वेव्स को हम क्या बोल रहे हैं कि ये एनर्जी यहां से गई, यहां से आई, यहां से गई, यहां से आई, तो ये एनर्जी आगे नहीं बढ़ पा रही। इसके बजाय क्या होने लगा कि ये यहां पर कुछ पॉइंट्स मिल गए, यहां पे कुछ क्या मिल गए, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि बीच में तो कोई पार्टिकल जो है, रस्सी मान लो, रस्सी का पार्टिकल बीच में तो खूब ऊपर तक जा रहा है। हाँ, यहां भी खूब ऊपर नीचे जा रहा है, यहां भी खूब ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन कुछ एक पॉइंट्स ऐसे मिल गए जहां पर अल्टरनेट पॉइंट, जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा, पार्टिकल अपनी ही मीन पोजीशन पे खुश है ना, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जबकि इसके आसपास पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो ऐसे वेव को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। इसकी इमेज भी मैं डाल दूं, जैसे कि ये हो गई, है ना। तो ये जो तो आप भी समझें कि अगर मैं इसको बोलूं कि भाई ये एक मैंने ये बता दी, तो ये मेरे पास, मैं बोल देता हूं कि भाई ये मीन पोजीशन हो गई। क्या हो गई, मीन पोजीशन। तो आप क्या देखें यहां पे कि मीन पोजीशन पे पार्टिकल ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, पार्टिकल ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे। तो भाई इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। और जिन पॉइंट पे पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं जाता, जिन पॉइंट पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, उन पॉइंट को हम बोलते हैं नोड, NODE, नोड। और जिन पॉइंट पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं, एंटी नोड। क्लियर है। तो एंटी नोड में पार्टिकल का मुंह खुला होगा, मतलब जो वेव है वो ऐसी होगी और नोड पे ऐसी होगी। हाँ, और कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी से आप इसको ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इसमें कितने नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे। क्लियर है। अब आपको समझना है कि दो नोड्स या एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है। तो जैसे अगर मैं इसको वेव मान लूं, समझो ये एक नोड है और इस वेव को कंसीडर कर लो, तो इसकी एक साइकिल पूरी यहां कंप्लीट हो रही है, इसकी एक साइकिल पूरी है। तो दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, हम इसको बोलते हैं लैम्डा। तो अगर, सॉरी, ये समझो, तो ये पूरी साइकिल है और उस पूरी साइकिल में अगर ये देखो 1 2 3 तीन नोड हो गए, तो दो नोड के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्डा बाय 2। क्या बोलते हैं, लैम्डा बाय 2। यहीं पे आप देखो कि अगर मैं ये कहूं कि ये एंटी नोड है, तो लैम्डा और यहां पे लैम्डा बाय 2। अगर एंटी नोड
को भी आधा कर दूं, जैसे दो नोड के बीच की डिस्टेंस क्या है, लैम्डा बाय 2। तो अगर मैं कहूं नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या है, किस किस के बीच की, नोड टू नोड, नोड से लेके नोड तक की डिस्टेंस क्या है, लैम्डा बाय 2। क्लियर है। और नोड से ये नोड, ये एंटी नोड, तो नोड टू एंटी नोड की डिस्टेंस क्या है, एंटी नोड की डिस्टेंस है इसकी भी आधी, मतलब लैम्डा बाय 4, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इक्वेशन एंड वेरियस कंडीशन फॉर स्टेशनरी वेव, मतलब स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव के लिए जो इक्वेशन बनती है, इस इक्वेशन को अपन को समझना है। जैसे कि प्रोग्रेसिव वेव के लिए तो अपन ने ये इक्वेशन बनाई थी, लेकिन ये तो दो प्रोग्रेसिव वेव से मिलकर बन रही है ना। एक प्रोग्रेसिव वेव गई यहां आई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये दूसरी प्रोग्रेसिव वेव आ गई, तो इन दोनों के सुपर पोजिशन से ये वेव बन रही है। स्टैंडिंग वेव कैसे बन रही है, स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड बाय द सुपर पोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इक्वेशन एंड वेरियस कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव्स, मतलब स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या है और उसमें क्या अलग अलग कंडीशंस बनती हैं, ये हमें समझना। तसल्ली से बैठो, आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टैंडिंग वेव कैसे बनी, तो आपने कहा एक वेव यहां से गई, एक वेव यहां से आई और बन गई स्टैंडिंग वेव। मतलब एक वेव जो यहां से गई ये प्रोग्रेसिव वेव थी, दूसरी वेव जो यहां से आई ये भी प्रोग्रेसिव वेव थी, है क्या नहीं। तो दो प्रोग्रेसिव वेव के ओवरलैपिंग से, दो प्रोग्रेसिव वेव के सुपरपोजिशन से जो वेव बन रही है, दैट इज स्टैंडिंग वेव, है ना। तो स्टैंडिंग वेव में ये वेव गई और ये वेव आई लौट के। क्लियर है। ये वेव जो गई इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो वेव लौट के आई उसके लिए हमने बना दिया a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। देखो माइनस एक्स में आ रही है तो इसकी जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो प्लस के एक्स आ गया, और ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का फेज चेंज आ गया इसमें, तो हमने बोला प्लस पाई। ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये 180 है और ये थीटा है, तो साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो हमने इसको लिख दिया माइनस और ये साइन थीटा। क्लियर, सिंपल। तो हमारे पास हमें दो इक्वेशन ध्यान रखनी है। कौन कौन सी इक्वेशन, एक तो हो गई आपके पास ये y1 की इक्वेशन, ये जाने के लिए, और ये इक्वेशन हो गई आने के लिए। अब आप ये देखते हैं कि ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव से बनती है स्टैंडिंग वेव। क्लियर है। तो यहां पर ये होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। क्लियर, क्योंकि इसमें वेक्टर सम करते हैं तो हमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है, और ये नेगेटिव साइन उस डायरेक्शन को ही बता रहा है। तो y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू, और ये y2 की वैल्यू प्लस है, ये ऑलरेडी माइनस का तो माइनस साइन लगा दिया। अब समझो यहां पर क्या करना है, हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं होता ना कि दो ही वेव बने, ये तो डिपेंड करता है इसी एल लेंथ के अंदर फ्रीक्वेंसी जो आपने दी थी इस पर एक से ज्यादा भी नोट्स और एंटी नोट्स बन सकते हैं। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि, और सबकी जो एम्पलीट्यूड वगैरह होगा ये सेम होगा, सबका एम्पलीट्यूड वगैरह होगा ये सेम होगा। इस बात पे आपको दिमाग लगा के चलना है, छोड़ो। ठीक है, देखिए तो यहां पर y इज इक्वल टू, मैंने क्या किया कि सिर्फ इसकी पोजीशन को बदला, जैसे कि ये लिखा है माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स को मैंने आगे रख दिया ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये प्लस का है, मैंने एज इट इज साइन के साथ एज इट इज यहां पे रख दिया, सिर्फ पोजीशन चेंज करी है ना, कुछ भी नहीं किया ना। इसका माइनस इसकी ही जगह पे है, ये सब कुछ इसकी ही जगह पे है। अब मैंने क्या किया कि इसमें से माइनस ए को कॉमन ले लिया, इसमें से भी और इसमें से भी, इसमें से माइनस से कॉमन लिया, यहां पे तो कोई चेंज करा नहीं हमने। अब ये तो प्लस है ना, तो इसमें से माइनस से कॉमन कैसे आ सकता है, तो यहां पे हमने माइनस साइन लगा दिया, आ ही जाएगा भाई, प्लस ए में से माइनस से कॉमन लोगे तो यहां माइनस बचेगा ना। तो ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि एक फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और फॉर्मूला ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फॉर्मूले आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए। क्या होता है, 2 cos A इंटू बी, 2 cos A इंटू cos A sin B, सॉरी cos A sin B। A की वैल्यू क्या है, sin A प्लस बी ओमेगा टी, B की वैल्यू क्या है kx, ये क्या है A और B, तो 2 cos A sin B, 2 cos A sin B। क्लियर है। चलो
तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स। क्लियर? हम इस साइन के एक्स को आगे ले आए तो इस तरीके से ये हो गया और कॉस ओमेगा टी बन गया। तो ये जो इक्वेशन हो गई, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। अब ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम एम्पलीट्यूड की तरह कंसीडर कर सकते हैं। आप भी देख रहे हो, इट कैन बी ट्रीटेड एज एम्पलीट्यूड। हम इस पार्ट को एम्पलीट्यूड की तरह कंसीडर कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए डैश कॉस ओमेगा टी, नया एम्पलीट्यूड हो गया। क्लियर? नाउ अब आप बात करें थोड़ा सा कि नोड्स पर, कहां पर? नोड्स पर एम्पलीट्यूड जीरो होता है। क्या जीरो होता है? एम्पलीट्यूड जीरो होता है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं कि जो नोड्स हैं ये क्या टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, डिस्टेंस पे? आंसर है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि एल लेंथ की बात करी मैंने, तो नोड कहां पे जीरो है? एक तो 0,0 मतलब x और y दोनों कोऑर्डिनेट जीरो है, तब ये नोड जीरो है। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो लेट से एल लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, किसकी? एल लेंथ की। जो x है वो कितने के बराबर है? एल के बराबर। तो नोड और नोड कहां बनेगा? पहला नोड 0,0 पे, दूसरा नोड L,0 पे, L,0 बनेगा, मतलब L लेंथ पे। क्लियर? तो आपने क्या करा कि नोड्स का जो फॉर्मेशन है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करने वाला है। तो माइनस 2a के एक्स कॉस ओमेगा टी को आपने इस साइड भेज दिया, 2a को भी आपने इस साइड भेज दिया, साइन के एक्स की जगह आपने रखा 0। अब जो नोड है ये L लेंथ पे बन रहा है, 0 के बाद एक बार 0 लेंगे और एक बार L, तो साइन के एल इज इक्वल टू 0 आ गया। x की जगह पे आपने L पुट करा, साइन के एल इज इक्वल टू 0। देन आप भी समझें कि के एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 0। के एल की वैल्यू आप समझो कि n पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहां पे साइन की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0 होती है। क्या होती है? हमेशा 0। क्लियर? देखिए, तो इसके बाद क्या है? इसके बाद समझो जैसे साइन 0, उसके बाद पाई, देन 2 पाई, देन 3 पाई, इन सब पे क्या है? वैल्यू 0। के को आप क्या लिखते हैं? 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा आपने लिखा। अब यहां से पाई कैंसिल हो गया, तो 2l बाय लैम्डा इज इक्वल टू n आ गया। यहां पे l क्या आ गया? n लैम्डा बाय 2। l क्या आ गया? n लैम्डा बाय 2। दैट मींस ये जो पॉइंट है, जो लेंथ निकल के आई है, ये लेंथ हमें क्या बता रही है? ये लेंथ हमें बता रही है कि कितनी लेंथ में कितनी वेवलेंथ बनेगी। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, आप इसको ऐसे समझें n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर मेरे पास, इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये क्या है? वेव है, ये रस्सी है, ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ L है। अब इस L लेंथ में अगर सिर्फ एक ही वेव बन रही है तो मैं उसको बोलता हूं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलता हूं? फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो जब मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की, तो तब मुझे क्या लेना है? n इज इक्वल टू 1। और जब मैं n इज इक्वल टू 1 लूंगा तो मुझे ये पता पड़ेगा कि आपको वैसे ही पता है दो नोड के बीच की डिस्टेंस क्या है? लैम्डा बाय 2। तो जो टोटल लेंथ L होगी, ये लैम्डा बाय 2 दो नोड ही बना रही होगी, लैम्डा बाय 2 में ही बट जाएगी। अगर इसमें मैं बोल रहा हूं कि n इज इक्वल 2 ले लो, दैट मींस इसको बोलता हूं सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की जब मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होता है कि सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जब मैं बात करता हूं तो n इज इक्वल 2 पुट करता हूं। जब मैं n इज इक्वल 2 पुट करता हूं तो यहां पर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? लैम्डा। तो जो टोटल लेंथ होती है, ये टोटल डिस्टेंस लैम्डा में बढ़ जाती है। किसमें बढ़ जाती है? लैम्डा में। इसी तरह से थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है कि अगर मैं n इज इक्वल 3 ले लूं, तो n इज इक्वल 3 लूंगा तो यहां पे जो लेंथ तो नहीं बदलेगी, लेकिन क्या होगा कि कितने? 3 लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2 और ये लैम्डा बाय, तो 3 लैम्डा बाय 2 में ये जो रस्सी है ये बट जाएगी। समझ गए? तो इस तरह से उसमें कितने नोड्स और एंटी नोड बनते हैं ये हमें पता पड़ जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखा ना, ये कॉन्सेप्ट हमारा काम आएगा ऑर्गन पाइप में। हाँ, चलिए बात करेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अगर कोई रस्सी है ना, और उस रस्सी में ट्रांसवर्स वेव जो बन रही है, जैसे मान लो गिटार की रस्सी हो गई, आपने खींच के छोड़ दिया, तो इसमें जो ट्रांसवर्स वेव जो बन रही है, ये ट्रांसवर्स वेव कैसे बनेगी? ये ट्रांसवर्स वेव बनेगी, इसकी जो स्पीड होगी दैट इज कैपिटल T बाय M। यहां पे T क्या है? टेंशन इन रोप, टेंशन इन स्ट्रिंग। और ये जो M है, ये M क्या है? ये M है यहां पर मास डेंसिटी।
मास डेंसिटी है, इसको समझेंगे। देखो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी मतलब किसी भी रस्सी में स्ट्रिंग में धागे में जो स्पीड होगी ना ट्रांसवर्स वेव की, वो कितनी होगी, कैपिटल T बाय M अंडर रूट के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V बाय लैम्डा। कितना होता है भाई, ऐसे पढ़ा है न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, तो C का होता है स्पीड, है ना। तो यहां पे क्या है, न्यू इज इक्वल टू V बाय लैम्डा, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। क्या फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अब देखो वेलोसिटी की जगह हमने पुट करा कैपिटल T बाय M, अपॉन में लैम्डा है तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या आ गया, ये फॉर्मूला याद रखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला होगा 1 बाय लैम्डा अंडर रूट T बाय M। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें बनेंगी। अब देखो फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब अगर इसमें पहली हार्मोनिक फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर इसमें सिर्फ एक इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। और यहां पर क्या है भाई, जो लेंथ L है ये लैम्डा बाय 2 में डिवाइडेड हो गई। ठीक है, पूरी लेंथ L में सिर्फ लैम्डा बाय 2 जो है वेवलेंथ बन रही है। तो ऐसे केस में लैम्डा की वैल्यू 2L हो जाएगी। और जो फ्रीक्वेंसी होगी, आपसे पूछा जाएगा कि भाई स्टैंडिंग वेव बन रही हैं तो आपको इसके मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालने, मतलब फ्रीक्वेंसी जब इस तरह से ये इतनी सारी ऐसे वेव बनेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऐसे वेव बनेगी इतने सारे नोड्स एंटी नोड तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो हमने क्या बोला इसको, फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट हार्मोनिक। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला है यहां पर आप ये देखो, न्यू इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा और अंडर रूट T बाय M। तो लैम्डा की वैल्यू हमें निकाल लेनी है बस। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए हमने आप अभी समझ लिया कि लैम्डा कितना होता है, लेंथ जो है L बाय 2 है, सॉरी लैम्डा बाय 2 है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके सेकंड हार्मोनिक को हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। हाँ, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक। तो सेकंड हार्मोनिक के लिए क्या है, सेकंड हार्मोनिक का मतलब है इसमें यहां पे एक नोड एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो ऐसे देखो लेंथ तो वही है, तो ये लेंथ तो वही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 3 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू है L। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू जो हो गई ये हो गई 2L बाय 3। तो यहां से सेकंड हार्मोनिक जो निकल के आएगी, सेकंड हार्मोनिक क्या निकल के आएगी, ये आ जाएगी 3 लैम्डा बाय 2, तो ये 2L बाय 3। तो यहां से बन जाएगी ये आपको निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपको, लैम्डा के प्लेस पे फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या है, ठीक है ये है, ये गलत लिख के थोड़ा सा 1 बाय लैम्डा, तो लैम्डा के प्लेस पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो 3 बाय 2L आ जाएगी। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने शायद पिछली बार से आपको स्क्रीनशॉट लेने दिए या नहीं दिए। ठीक है, चलो ठीक, ये बन गया आपसे। तो मतलब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी में निकालनी है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज ऑर्गन पाइप। अभी समझिए कि ऑर्गन पाइप क्या होता है। ये एक तरह का हॉलो पाइप होता है, किसी भी मटेरियल, वुड, प्लास्टिक, मेटल या फिर ग्लास, किसी का भी बना हो सकता है। क्लियर, ये हॉलो पाइप है। इस हॉलो पाइप के अंदर जब हम मुंह से एयर ब्लो करते हैं तो उस एयर के कारण उस हॉलो पाइप में, मतलब ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव बनती है, और स्टैंडिंग वेव के कारण अपन को जो साउंड है वो सुनाई देता है। जो फ्लूट है वो भी एक तरह का ऑर्गन पाइप ही होता है। जो सिंपलेस्ट या सिंपल ऑर्गन पाइप कैसे होते हैं, सिंपल ऑर्गन पाइप ऐसे हैं कि भाई ये इसमें इस तरीके से ऐसे इसमें होल्स वगैरह हो सकते हैं। तो हमने इसमें अगर हम होल्स वगैरह कंसीडर कर लेंगे ना तो इसकी जो लेंथ होती है ना, वो लेंथ बदल जाती है। जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि जैसे हम बांसुरी बजाते हैं तो आपने ये 3 होल इसके जो है कवर कर लिया और एक होल इस यहाँ पे आपने खुला छोड़ दिया, तो जो इफेक्टिव लेंथ होगी ना वो यहां तक की मानी जाएगी। लेकिन आपने क्या किया कि इन तीनों को बंद कर लिया और यहां तक इसने आपने खुला छोड़ दिया, तो जो लेंथ है वो यहां तक मानी जाएगी, है ना, स्टार्टिंग से। तो आपको जो फ्लूट है उसको कंसीडर नहीं करना है, जो सिंपल ऑर्गन पाइप हमारे सिलेबस में है उसको समझना है। क्लियर है। तो ऑर्गन पाइप 2 टाइप के होते हैं। अगर जिसके दोनों एंड खुले हों उसको अपन बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप,
और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप किसे बोलते हैं? जिसका एक एंड खुला हो और दूसरा एंड बंद हो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम समझेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो बांसुरी जब बजती है या ऑर्गन पाइप जब बजता है, आवाज जैसे अपन फूंक मारेंगे तो उसमें आवाज आएगी पू, है कि नहीं? तो अभी आवाज पू पू, ये अलग अलग साउंड कैसे सुनाई देता है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, कि भाई उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही है, उसमें कितने नोट्स एंटी नोट्स बन रहे हैं इस ऑर्गन पाइप में। हाँ, तो अब हमें यही कैलकुलेट करना है कि क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी के। ऑड फ्रीक्वेंसी बनती है, इवन फ्रीक्वेंसी बनती है, या सारी फ्रीक्वेंसी बनती है। हाँ, तो देखो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा साउंड शार्प यानी कि पतला होगा। क्लियर है? चलो तो आप समझिए अभी। तो फर्स्ट मोड, तो यहां पे समझो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में एक जरूरी बात कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही बनती है। कैसे बनती है? ऑड हार्मोनिक्स। ऑड हार्मोनिक्स क्या है अभी समझ जाएंगे। चलिए एक मिनट देखते हैं। तो जैसे कि ये बनाया मैंने, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। देख रहे हो उसका एक एंड क्लोज है। तो अभी जो एंड ओपन होता है, कैसा? जो एंड ओपन होता है, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, मुंह खुला होगा वेव का, और क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनेगा। क्लोज्ड एंड है तो पार्टिकल और ज्यादा जो है खुल के, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे नहीं जा सकते ना, तो पार्टिकल जीरो एम्पलीट्यूड पे होंगे। क्लियर? तो एंटी नोड पे हमेशा, मतलब ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनेगा। तो देखो वैसे तो उसमें बहुत सारी वेव बन सकती हैं, लेकिन हम अलग अलग वेव की बात करेंगे, अलग अलग वाइब्रेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल जो वाइब्रेशन है वो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो देखो यहां पे बना एंटी नोड और यहां पे बना नोड, यहां पे बना नोड। समझे? तो जब ये एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी होती है आपको पता है? लैम्डा बाय 4। ये अब आप सारी चीज समझ चुके हो तो आपको आसानी होगी। ठीक है? तो जो लेंथ है एल है वो लैम्डा बाय 4 में डिवाइडेड है। तो यहां से लैम्डा की जो वैल्यू होगी दैट इज 4L। कितनी होगी? 4L। क्लियर है? चलिए इसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्रीक्वेंसी की। अब समझे आप कि जो फ्रीक्वेंसी इसमें क्रिएट होगी साउंड की, साउंड एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है, तो अपन इसमें स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते जो अपन निकाला था अभी 1/L√T/m। ठीक है? तो लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए साउंड का सिंपल फॉर्मूला क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने आज ही निकाली है लाप्लास करेक्शन से, गामा p/ρ निकाली है। तो देखो, तो वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में सिर्फ एक एंटी नोड और दूसरा नोड है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? लैम्डा बाय 4। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4L। लैम्डा अपॉन में है तो इस तरीके से 4L भी इसके अपॉन में होगा। तो इस तरीके से ये अपना आंसर आ गया। इसको ये जो फ्रीक्वेंसी जो बन रही है, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल टोन। फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल टोन। यहां पर मैं छोटी से इसमें चेंज करना चाहूंगा। लेट्स से इसमें जो वेवलेंथ बन रही है, इस वेवलेंथ को आपने नाम दिया लैम्डा 1। क्या नाम दिया? लैम्डा 1। लैम्डा 1, लैम्डा 1, लैम्डा 1। ये लेंथ तो सबके लिए सेम होगी। तो अगर लैम्डा 1 वेवलेंथ है ये, क्योंकि देखो ये अलग है, ठीक है, ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। ठीक है? तो ये जो फ्रीक्वेंसी बन रही दैट इज न्यू 1। क्लियर? चलो अब दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस ऐसा बनता है कि भाई यहां पर जो अपनी जो बांसुरी है, ऑर्गन पाइप है, ये क्या है भाई? इसके अंदर ऐसा भी केस बन सकता है। एक मिनट, कि यहां पे तो ओपन एंड पे तो बनेगा एंटी नोड और यहां पे बन जाएगा नोड। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएंगे
क्योंकि आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हैं तो मुझे पता पड़ता है कम से कम ये वीडियो यहां तक आपके समझ में आ पाई, मैं आपकी कुछ मदद कर पा रहा हूं। तो अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल पा रही है और ये हेल्प आप काम की है तो मैं जरूर से चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट करें, चाहे एक बच्चे कमेंट आए या 1000 के, मुझे बस आपका कमेंट पढ़ना है, आपका कमेंट जानना है कि भाई आप की ये मदद कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा मैं, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है अगर जब आप लोगों को कमेंट आता है, पता पड़ता है कि हाँ सर आपकी वीडियो हेल्प कर पाई मेरी, तो जरूर से आप कमेंट करके मुझे बताया करें, ठीक। चलो तो यहां पे तो समझो, अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या हो रहा है, इस तरीके से भी वेव वाइब्रेट कर सकती है। ये ज्यादा बना दिया ना मैंने, चलो कम कर देते हैं इसको। देखिए तो इस तरीके से ये यहां पे ऐसे, ठीक है। चलो ये बन गया। तो यहां पे क्या है, देखो पहले एक नोड बन रहा था, अब 2 नोड बन रहे हैं। तो अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो एक एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 और 2 नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है। ये हमने कई बार आज इस वीडियो में पढ़ लिया है। तो इस तरह से जो टोटल लेंथ इसकी हो गई, वो हो गई 3 λ/4। दैट मींस ये जो लेंथ L है ये 3 λ/4 में डिवाइडेड है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 4L/3, 4L/3। बताइए जरा, क्लियर है नाउ? अभी समझिए, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन रहा है फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू V बाय लैम्डा। क्या बन रहा है, V बाय लैम्डा। अभी V क्या है, V है वेलोसिटी ऑफ साउंड एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला ये आया, लैम्डा के प्लेस पर 4L/3 पुट कर दिया, तो यहां पर जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 3/4L गामा P बाय रो। क्लियर? अब आप समझो कि 1/4L को हमने एक साइड लिख दिया। 1/4L क्या है, 1/4L तो ये तो न्यू वन की वैल्यू है। तो आप यहां पर देखें कि जो अब इस बार जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसी तरीके से हम इसको क्या लिख दें, हम इसको लिख दें λ2/4, λ2 दिस। तो यहां पे λ2 हो जाएगा, यहां पे λ2 हो जाएगा, यहां पे λ2 की वैल्यू, क्योंकि ये जो वेवलेंथ है ये अलग है ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बस समझो। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी हो गई दिस इज कॉल्ड ν2। सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो है, तो ये 3 टाइम्स है फर्स्ट वाले। किस तरह से, ये क्या है, ये फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि भाई देखो जरा कि दिस इज कॉल्ड 3 टाइम्स है, इसलिए थर्ड हार्मोनिक। 3 टाइम्स है ना, जो फंडामेंटल टोन के 3 टाइम्स है तो अपन इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। फंडामेंटल टोन के 2 टाइम्स है तो उसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। लेकिन इसमें फंडामेंटल टोन के बाद थर्ड हार्मोनिक आई है, सेकंड नहीं, और इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं, ν2 है ना सेकंड, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, चलिए इसी तरीके से थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन हमने कैलकुलेट करा। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन को हमने कैलकुलेट करा तो ये आ गया 5ν1, मतलब 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल टोन। तो हमने इसको बोला फिफ्थ हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन के बाद सेकंड ओवरटोन। क्लियर है? तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब बात करेंगे तो ये हमें क्या मिल गई, ये हमें मिल गई अलग अलग फ्रीक्वेंसी। किस चीज की फ्रीक्वेंसी, कि ऑर्गन पाइप में, जो क्लोज ऑर्गन पाइप में हम कितनी फ्रीक्वेंसीज क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से, क्लोज ऑर्गन पाइप ये हो गया, देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन ये हो गया। ठीक है, चलो अभी बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप की। लेकिन उससे पहले अगर हमारे पास, ये तो हमने निकाल दी कि फिफ्थ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब आपसे एग्जाम में पूछ ले नाइन्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो आप बस n की जगह पे 9 पुट करेंगे और V/4L तो आप देख रहे हो सब में कॉमन आ रहा है, तो बस ये अपना आंसर हो जाएगा। V की वैल्यू पुट कर दो तो ये nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हो जाएगा। अब बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप। अब क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, ओपन ऑर्गन पाइप में इस तरीके से जो दोनों ही एंड हैं, यहां पर एंटी नोड बनेगा। क्या बनेगा, एंटी नोड। दोनों ही एंड पे क्या बनना चाहिए, एंटी नोड बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह से इसमें वाइब्रेशन होंगे। तो ये एंटी नोड से नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/4, 2 नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2 होती है, और ये बन गई डिस्टेंस λ/4। तो यहां पर जो टोटल लेंथ L है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, इन तीनों को ऐड करोगे तो L। तो इस तरह लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, L, और हर बार की तरह इस बार भी अपन ने निकाल दिया। तो आप यहां पर लैम्डा के प्लेस पर क्या पुट करो, λ1, 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 और ये λ1 इज इक्वल टू
L, लैम्डा 1 इज इक्वल टू L। तो यहां पर ये फॉर्मूला सब में चल रहा है। तो इस तरीके से आप बस आपको नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों ही एंड जो है इस तरह से दोनों ही एंड्स पर एंटी नोड बनेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। बस अब तो आपको मेन चीज समझ में आ गई होगी। ये आपके पास सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, लेकिन इसमें याद रखो कि इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ न्यू वन। क्या बन रहा है? 2 टाइम्स ऑफ, जैसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो आया, अब उसके बाद सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ न्यू वन। क्लियर? थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या आ रहा है? एक मिनट, सेकेंड, हाँ, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आएगा। ये आपको वैसे निकालना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम यहां पे क्या करेंगे, ये चलो लैम्डा 2 हो गया, लैम्डा 2 हो गया, लैम्डा 2, लैम्डा 2, लैम्डा 2, लैम्डा 2। ठीक है, चलो। तो आप यहां पे समझो कि जो फॉर्मूला है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज न्यू टू। न्यू टू को हमने क्या बोला? अब देखो 2 टाइम्स है तो हमने इसको नाम दिया सेकंड हार्मोनिक्स और फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर? इस तरह न्यू 3 निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 न्यू 1। न्यू 4 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 न्यू 1। मतलब इसमें सभी हार्मोनिक्स आपको मिल रही हैं। तो यहां पर क्या है? इट प्रोड्यूसेस ऑल हार्मोनिक्स। क्लियर है? चलो, तो आपको आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, क्योंकि इसमें सभी हार्मोनिक्स मिल रही हैं, तो n की जगह बस आपको 1 2 3 पुट करना है और न्यू 1 की वैल्यू आपको पुट करनी है। क्लियर? तो ये बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमें पढ़ना है बीट्स। अभी देखो बीट्स क्या होता है, आप ये मान के चलें कि बीट्स इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का ही एक एग्जाम्पल है, या मैं बोलूं कि सुपर पोजिशन ऑफ वेव का एक एग्जाम्पल है। देखो क्या होता है कि जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत अलग अलग है, थोड़ी बहुत मतलब एक वेव ऐसी है जो 1 सेकंड में 100 साइकिल पूरी करती है, तो एक वेव ऐसी है जो 1 सेकंड में 99 साइकिल पूरी करती है। तो जब ऐसी वेव मिलती हैं तो बनती है बीट्स। ये वही बीट्स हैं जिनको अपन बोलते हैं म्यूजिकल बीट्स। गाने बज रहे हैं एकदम बीट मस्त, बीट बॉक्सिंग हो रही है, तो क्या होता है? रुक रुक की आवाज आती है ना। बीट बॉक्सिंग सुनी है ना आपने? जिक चाक जिक चाक। हाँ, तो क्या हो रहा है? जिक जिक चाक जिक जिक चाक, मतलब साउंड ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, समझ रहे हो? रुक रुक की आवाज आ रही है, बीट बॉक्सिंग बोलते हैं, समझो। तो बीट क्या होता है कि जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, जब ये सुपर इंपोज करती हैं, तो कहीं पर तो वेव्स का क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है, क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है, जैसे कि इसमें हुआ, और कहीं पे मिलता है क्रस्ट से ट्रफ। तो जहां पे क्रस्ट से क्रस्ट मिला वहां पे तो एग्जैक्ट ये इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट मिला, तो इन दोनों के रिजल्ट से एक नई वेव बनी, जिसमें क्या हो रहा है कि यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहां पे भी क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, तो यहां भी नई वेव बनी, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यहां पे देखो, यहां पर देखो, यहां पे क्रस्ट से पूरा क्रस्ट नहीं मिल पा रहा, तो एम्पलीट्यूड ऊपर की साइड तो होगा, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, तो ये इस तरह हो गया। फिर अपन आगे बढ़े, अपन ने देखा कि यहां पे क्रस्ट से एग्जैक्ट ट्रफ नहीं मिल रहा, लेकिन क्रस्ट से ट्रफ मिल रहा है, तो यहां पे एम्पलीट्यूड छोटा हो गया। ठीक है, फिर अपन देखा यहां पे देखो, ये इस पॉइंट को देखो, सब सारे चीज छोड़ो, इस पॉइंट पे देखो, यहां पे क्रस्ट से ट्रफ मिल गया एग्जैक्ट, तो यहां पे देखो वेव का एम्पलीट्यूड एकदम ही छोटा। तो इसी तरीके से जो है ये चलता रहता है। हाँ, तो समझो, तो इसी तरीके से क्या होता रहता है, तो कहीं पे आगे जाकर के फिर क्रस्ट से क्रस्ट मिलेंगे, तो एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का पैटर्न, इस पैटर्न को अपन बोलते हैं बीट्स। और बीट्स का मतलब क्या है? जब दो थोड़ी बहुत डिफरेंस वाली जो साउंड है ये आगे बढ़ती है, तो अपन इसको बोलते हैं बीट। जैसे मान के चलो 440 हर्ट्ज पे हमने एक साउंड प्ले करा, तो इसकी आवाज आ रही है। अगर 441 हर्ट्ज पे आपने एक साउंड प्ले करा, तो इसकी आवाज आ रही है। भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से यहां पे जो आवाज है वो पतली हो जाती है ना, इतनी पतली नहीं होती। अब जब ये दोनों वेव मीट करेंगे तो ऐसी आवाज आ सकती है, अटक अटक की आवाज आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है, तो इसको अपन बोलते हैं बीट्स, और ये है बीट्स का फॉर्मेशन। क्लियर? नाउ अभी हम बात करेंगे डोपलर इफेक्ट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डोपलर इफेक्ट। क्या होता है? जब आप मान के आपने सुना है कि कोई सायरन बज रहा है या कोई कार आ रही है, जब वो कार अपने पास से गुजरती है तो उसका साउंड बदलता हुआ सुनाई देता है अपन को, या अपन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एकदम स्पीड से दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, या कार में बैठकर किसी चीज को सुन रहे हैं, या चलती हुई ट्रेन से अपन को, जैसे एक ट्रेन में आप जा रहे हो, एक ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ रही है और आप प्लेटफॉर्म पे रुके हुए हो, तब आपको साउंड कुछ और सुनाई देगा उस हॉर्न का। ठीक है, और मान के चलो कि एक ट्रेन यहां से जा रही है और एक ट्रेन यहां से आ रही है, और आप एक ट्रेन में बैठे हो, दोनों ट्रेन का हॉर्न बज रहा है, तो आप उस ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन का साउंड सुनेंगे। या ऐसे मान के चलो साइड में से ट्रेन जा रही है,
वो हॉर्न बजाते हुए आ रही है, और आपकी ट्रेन भी यहां से जा रही है दूसरी पटरी से, वो हॉर्न बजाते हुए नहीं जा रही। क्लियर? तो आप जब उसका जो साउंड सुनेंगे तो आपको अगर रेस्ट में खड़े होकर सुनते तो कुछ और सुनाई देता और अब कुछ और सुनाई देगा। तो इसका मतलब यह है कि ट्रेन का हॉर्न तो वही था, हाँ डिस्टेंस वगैरह सब वही थी, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि आपको पहले कुछ और तरीके का साउंड सुनाई दे रहा था और अब कुछ और तरीके का साउंड, मतलब फ्रीक्वेंसी बदली नहीं है लेकिन बदलती हुई नजर आ रही है। आवाज, जैसे कार जो है, कार का साउंड किस तरह से चेंज होता है, तो कहने का मतलब ये हुआ साउंड आपको अलग अलग सुनाई देता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपके दिमाग को कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है, साउंड की फ्रीक्वेंसी उनको बदलती हुई नजर आती है, और इस एपरेंट फ्रीक्वेंसी के चेंज होने को ही हम बोलते हैं डोपलर इफेक्ट। क्लियर है? तो अब देखो, मान के चलो ये सोर्स है, साउंड सोर्स, और ये ऑब्जर्वर है, ये व्यक्ति है जो इस सोर्स को जो इस साउंड को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब इसमें अलग अलग केसेस बन सकते हैं कि ये दोनों रेस्ट में हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है ये इस साइड आ रहा है और ये रेस्ट में है, ऐसा हो सकता है कि ये इस साइड आ रहा है और ये रेस्ट में है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हों। हाँ, इसमें अलग अलग कंडीशन बन सकती है। तो पहली चीज आपको यहां पर एक चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा करके रखनी है कि फॉर्मूला क्या क्या होते हैं। तो जो बेसिक फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ते चले आए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन वेवलेंथ। तो यहां से वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो हमने नोटेशन यूज करा है, जो वेव की वेलोसिटी है, मतलब साउंड वेव की वेलोसिटी है, तो वेव वेलोसिटी के कारण हमने यहां पे W ले लिया। क्या ले लिया? W। तो फॉर्मूला कुछ ये हो जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ सोर्स को हम बोलेंगे भाई VS, वेलोसिटी ऑब्जर्वर को बोलेंगे VO। ठीक है, चलो तो पहला केस हम कंसीडर करते हैं, सोर्स मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। मतलब जो अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में और सोर्स इसकी साइड भाग रहा है तो क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। पहली चीज तो यह है कि इसको, ये जब जैसे मान के चलो इसमें से वेव्स निकल रही हैं, ये एक वेव हो गई, ये ऐसे अलग अलग वेव के क्रेस्ट है, ठीक है ना, कंप्रेशन। चलिए, तो अभी क्या हो रहा है कि दो क्रेस्ट के बीच में मान के चलते हैं, दो क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। चलो, तो मैंने माना कि इसकी जो वेवलेंथ है ये इतनी है, ठीक। अभी इसमें से नई वेव निकल रही है, अगर ये सोर्स भी इसके साइड भागेगा तो उसके कान में जल्दी जल्दी वेवलेट, जब जल्दी जल्दी वेव पहुंचेंगी ना, है ना, तो उसको लगेगा कि यार फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी जब जल्दी जल्दी पहुंच रही, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड बढ़ गई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसका मतलब वेवलेंथ घट गई। दैट मीन इसको घटी हुई, कम होती हुई वेवलेंथ सुनाई देगी ऑब्जर्वर को। तो अभी ये वेवलेंथ कम होती सुनाई देगी ना, इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा डैश, देखो जैसे मान के चलो ओरिजिनल जो लैम्डा है, ओरिजिनल जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा। अगर ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो जो नई, देखो इसके आगे बढ़ने से जो पुरानी वाली जो वेव थी उसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी ना, तो इस बार जो वेवलेंथ होगी वो ये होगी लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश ये सुनाई देगी क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, तो नई वेव और पुरानी वेव के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी ना, तो इसको ये वाली वेवलेंथ सुनाई देगी। तो ये जो वेवलेंथ है ये क्या है, लैम्डा से छोटी है ना, कितनी छोटी है, कितनी छोटी है, देखो लैम्डा डैश कितनी छोटी है, इतने टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू टाइम। तो लैम्डा डैश विल बी लैम्डा माइनस वीएस इनटू टी। अब समझो लैम्डा डैश क्या है, एपरेंट, एपरेंट का मतलब होता है इसको इतना लगेगी, एपरेंट वेवलेंथ ऑफ साउंड, मतलब उस व्यक्ति को ये लैम्डा डैश सुनाई देगी। तो लैम्डा डैश क्या है, एपरेंट वेवलेंथ ऑफ साउंड। तो साउंड की वेवलेंथ है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड ऑफ साउंड वेव अपॉन नई वाली फ्रीक्वेंसी, लैम्डा डैश है ना तो नई वाली फ्रीक्वेंसी, क्लियर, इज इक्वल टू लैम्डा की जगह हमने लिखा W अपॉन एफ, क्योंकि ये तो ओरिजिनल है तो यहां पे फ्रीक्वेंसी भी ओरिजिनल, VS। टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एफ, 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है। चलिए यहां से हमने सब कॉमन ओमन लेके निकाला, तो यहां पे एफ डैश की जो वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई,
यहां पे लिखा है v जो लिखा है अपन इसको क्या कर दें w। तो यहां पे जो f डैश की वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगी f इंटू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस वी एस। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अगर 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 जो ऑब्जर्वर है ये सोर्स इसके पास में जाता, सोर्स से दूर जाता, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो ऐसे केस में जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया है इसमें बस सोर्स दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो बस साइन चेंज हो जाएगा, बी एस इंटू एफ। बस ये ध्यान रखें, एफ क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, और ये फॉर्मूला एफ डैश है, नई फ्रीक्वेंसी। बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये वाले केस में ये कैसे बना, उसको लगेगा कि लैम्डा डैश कम जा रहा है, छोटी छोटी वेवलेंथ जा रही है, जल्दी जल्दी जा रही है, लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा डैश छोटी है जो पिछली बार जो लैम्डा से। क्यों? क्योंकि पहले जो है ना साउंड वेव जो सोर्स अपनी जगह पे था, लेकिन इस बार साउंड सोर्स आगे आ गया, तो अब नई वेव और पुरानी वेव के बीच में इतना अंतर हो गया। तो ये डिफरेंस जो आ गया, ये डिफरेंस जो आ गया, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू टाइम। ये डिस्टेंस है ना कुछ जो सोर्स ने कवर कर दी। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब मान के चलो ऐसा हो सकता है कि भाई दूसरा केस क्या है कि ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है। तो इस बार सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा है, तो अभी क्या होता हुआ नजर आएगा, सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर भाग रहा है। तो जब ऑब्जर्वर भागेगा तो बड़ी तो ऑब्जर्वर की स्पीड है, बड़ी किसकी स्पीड है, हाँ जी भाई, बड़ी किसकी स्पीड है, ऑब्जर्वर की स्पीड बड़ी है। लेकिन ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि साउंड जल्दी जल्दी आ रहा है, ऑब्जर्वर क्या लगेगा कि साउंड जल्दी जल्दी आ रहा है। देखो होता क्या है कि बड़ी तो अपनी स्पीड है, लेकिन अपन को लगेगा कि साउंड जल्दी आ रहा है ना। तो यहां पर क्या लगेगा कि स्पीड जो होगी साउंड की वो बढ़ गई। कितनी स्पीड बढ़ गई, W प्लस वी एस। उसको लगेगा ऑब्जर्वर अगर सोर्स के रिस्पेक्ट में देख रहा है तो अपन लिख दिया W प्लस वी एस, को लगेगा सोर्स आ रहा है। ठीक है, ठीक समझो बात को, क्योंकि ये सारा खेल किसका है, एपरेंट कंडीशन का है। हाँ, तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो क्योंकि ये नई स्पीड है तो इसको लगेगा कि भाई जल्दी जल्दी कान में आ रही है, तो इस बार इसको फ्रीक्वेंसी चेंज होती हुई नजर आएगी, वेवलेंथ में कोई चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि सोर्स और इसके बीच में, जो सोर्स और वेवलेंथ के बीच में पहले भी इतना अंतर था, अभी भी इतना अंतर है। बस इस बार इसके कान में जल्दी जल्दी जो है वेव जाएगी, बिना जो है फ्रीक्वेंसी बदले, बिना जो है वेवलेंथ बदले। तो यहां पर आप इस तरह से, ये पहली इक्वेशन अगर आपने बना ली तो यहां से आप एफ डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये यहां से एफ डैश की वैल्यू निकल गई। तो जब ऑब्जर्वर अपनी साइड भाग रहा होता है, सोर्स की साइड, जब ऑब्जर्वर सोर्स की साइड भाग रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये सुनाई देगी। और अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि दूर भागेगा तो यहां प्लस की जगह बस माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत सही। अब हम बात करेंगे जब दोनों एक दूसरे की ओर भागते हैं तब क्या होता है, दोनों एक दूसरे की ओर भागेंगे तब क्या होगा। तो ऐसे केस में आप ये मान के चलो कि ऑब्जर्वर ये सोचता है कि ये इसकी साइड आ रहा है, तो ऐसे केस में आप ये समझो कि ये सोर्स मूविंग टुवर्ड, जब सोर्स ऑब्जर्वर की साइड आता है तो उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, देखो अभी अपन ने पढ़ा है, उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, उसको ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो हमने क्या लिखा इसको, हमने लिखा कि इसको ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, किसको, जब ऑब्जर्वर की साइड आ रहा है सोर्स। अब समझो अब क्या हो रहा है कि जब ऑब्जर्वर इसकी साइड जा रहा है, देखो क्योंकि इसमें दोनों एक दूसरे की साइड आ रहे हैं ना, तो अपन को दोनों की कंडीशंस को अज्यूम करना पड़ेगा। जब ऑब्जर्वर इसकी साइड आ रहा है तो ऐसे केस में अपन ने फ्रीक्वेंसी ये निकाली है। चलो, तो यहां पर क्या है कि एफ डैश जब ऑब्जर्वर भागता है तो उसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देती है, एफ डैश इज इक्वल टू ओल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू W प्लस वी एस अपॉन W। यही तो है। तो देखो जरा, अब यहां पर ये हो गई ओल्ड फ्रीक्वेंसी, ये इतना चल रहा है, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एफ डैश की वैल्यू ये आ रही है। F1 की वैल्यू पुट करी, इनटू में क्या है, ये वैल्यू एज इट इज, ये कैंसिल हो जाएगा W से W। थोड़ा सा आराम से पेशेंस साथ समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर इसमें हो जाएगा। F क्या है, देखो जब सोर्स इस साइड भाग रहा था
तो दो फ्रीक्वेंसी होती है ना, सोर्स जब भागेगा तो क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, F1 इज इक्वल टू इतनी। ये जब सोर्स को अपन ने भगाया तो हमने माना ऑब्जर्वर रेस्ट में था, तो ऐसे केस की फ्रीक्वेंसी ये निकाली। जब ये इसको भगाया तो हमने माना कि इसको जब हमने भगाया ना तो हमने माना कि जब ऑब्जर्वर भागता है सोर्स की साइड तो अपन को क्या सुनाई देता है, ओल्ड फ्रीक्वेंसी, और इस बार ओल्ड फ्रीक्वेंसी क्या निकली, F1। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने एफ डैश का फॉर्मूला बना दिया। क्लियर है, तो ये हो गया डोपलर इफेक्ट, डोपलर इफेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो सारी समझ में आई होगी, और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कितनी समझ में आई, ये इसमें आपको क्या चीजें बहुत अच्छी लगी। जरूर से आपका जो है मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो पाया कि नहीं हो पाया। अगर ये 2 घंटे की जो मेहनत है आप तक पहुंच पाई हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।